जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका KTV स्टोरी चैनल पर। इस चैनल पर आपको नई नई और दिलचस्प कहानियां मिलती है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। सैकड़ों साल पुरानी बात है, जब किसी गांव में रघुनाथ नाम का एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। वैसे तो उनके जीवन में बहुत खुशहाली थी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता यही थी कि उनके पास कोई संतान नहीं थी। वर्षों तक जब उनके कोई संतान पैदा नहीं हुई तो रघुनाथ ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। कुछ समय के बाद उसकी दूसरी पत्नी गंगा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। वह कन्या इतनी कोमल और मनमोहक थी कि उसे देखने पर लगता था जैसे स्वर्ग की कोई कन्या धरती पर उतर आई हो। किसान और उसकी पत्नी ने उसका नाम विधि रखा। विधि के जन्म से ही उनके घर में खुशियों की बहार आ गई। उसकी मां गंगा उसे बड़े लाड प्यार से पाल रही थी, लेकिन उनकी इन खुशियों को किसी की नजर लग गई। रघुनाथ की पहली पत्नी सुनीता, जो पहले से ही संतान न होने के कारण बहुत परेशान रहती थी, अब उस छोटी सी बच्ची को देखकर और भी ज्यादा ईर्ष्या से भर चुकी थी। वह उस बच्ची को देखना भी पसंद नहीं करती थी। रघुनाथ अपनी बेटी और दूसरी पत्नी गंगा को बड़े प्यार से रखता था, जिसके कारण सुनीता के अंदर जलन बढ़ती जा रही थी। कुछ दिनों के बाद जब छोटी सी बच्ची धीरे धीरे चलने लगी और उसका पिता उसे और भी ज्यादा प्यार करने लगा, तो किसान की पहली पाम पत्नी सुनीता को लगने लगा कि यह बच्ची उसे उसके पति से दूर कर रही है। धीरे धीरे वह मासूम बच्ची की दुश्मन बन गई और हमेशा सोचती कि कैसे इस बच्ची को रास्ते से हटा दिया जाए। किसान की दूसरी पत्नी गंगा हमेशा घर के कामों में व्यस्त रहती थी और किसान रघुनाथ अपने खेतों में काम करता रहता था। लेकिन पहली पत्नी सुनीता का मन अब एक भयानक योजना बनाने लगा था। एक दिन जब गंगा किसी काम से घर से बाहर गई हुई थी और रघुनाथ अपने खेतों में काम कर रहा था, तो सुनीता को अच्छा मौका मिल गया। उसने छोटी सी बच्ची को अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर जंगल की तरफ निकल गई। वह मन ही मन सोच रही थी, अगर यह बच्ची मेरी दुनिया से चली जाए तो मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। धीरे धीरे चलते हुए वह जंगल में पहुंच गई, जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। केवल पक्षियों और पत्तों की आवाज सुनाई दे रही थी। सुनीता ने अपने चारों ओर नजर दौड़ाई। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कोई नहीं देख रहा, तो उसने बच्ची को अपनी गोद से उठाकर झाड़ियों के बीच पटक दिया। छोटी सी बच्ची जमीन पर गिरते ही जोर जोर से रोने लगी, लेकिन सुनीता के मन में बिल्कुल भी दया नहीं आई। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और जल्दी जल्दी अपने गांव वापस लौट गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। वह मासूम बच्ची झाड़ियों में पड़ी हुई रोती रही, बिलखती रही, जोर जोर से रोती रही। कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं और भगवान अपने बच्चों को कभी बेसहारा नहीं छोड़ते। नजदीक ही एक बहुत बड़ा पेड़ था, जिस पर एक बंदरिया अपने बच्चों के साथ रहती थी। बंदरिया अपने बच्चों को सीने से लगाए बैठी थी कि अचानक उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। वह चौंक पड़ी और पेड़ से उतरकर झाड़ियों की ओर भागने लगी। उसने देखा कि एक छोटी सी बच्ची भूख और दर्द से रो रही थी। बंदरिया ने उस बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन बच्ची अभी भी रो रही थी। शायद उसे अपनी मां की गोद चाहिए थी। बंदरिया ने उसे शांत करने के लिए एक पेड़ से ताजा फल तोड़े और उन्हें निचोड़कर फलों का रस बच्ची के होठों पर लगाया। जैसे ही बच्ची के मुंह में रस की कुछ बूंदें गईं, तो उसे कुछ आराम महसूस हुआ और धीरे धीरे वह शांत हो गई। बंदरिया ने बच्ची को अपनी गोद में सुला लिया और धीरे धीरे उस बच्ची की आंखें बंद हो गईं, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक मां अपने बच्चों को प्यार करती है। अब बंदरिया के मन में एक नई जिम्मेदारी का एहसास हो रहा था कि उसे इस बच्ची की रक्षा करनी है। जिसे अपनी मां का प्यार नहीं मिला, उसे एक बंदरिया की ममता मिल गई थी। बंदरिया की देखभाल में वह मासूम सी बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बंदरिया उसे अपनी संतान की तरह पाल रही थी। वह रोज उसे मीठे फलों का रस पिलाती। जब बच्ची को रात के समय ठंड लगती तो उसे अपने शरीर से चिपकाकर गर्मी देती। इसी जंगल में नजदीक ही एक महात्मा जी की कुटिया थी। एक दिन जब महात्मा जी वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि बंदरिया की गोद में एक छोटी सी बच्ची है।
वह बंदरिया अक्सर महात्मा जी की कुटिया में आया करती थी, इसलिए वह महात्मा जी को अच्छी तरह से पहचानती थी। महात्मा जी ने जब देखा कि उनकी प्यारी बंदरिया की गोद में एक छोटी सी बच्ची है, तो उन्होंने बंदरिया की गोद से उस छोटी सी बच्ची को ले लिया और बड़े ध्यान से उसे देखने लगे। महात्मा जी के मन में उस छोटी सी बच्ची के लिए प्रेम उमड़ने लगा। वह सोचने लगे, आखिर यह बच्ची कहां से आई, इसे जंगल में कौन छोड़ गया। महात्मा जी उस बच्ची को अपनी कुटिया की तरफ ले चले। उन्होंने बंदरिया को पुचकारा और कहा, तूने इस बच्ची की रक्षा करके बहुत ही पुण्य का काम किया है, आज से यह मेरी बेटी होगी। और फिर महात्मा जी ने उस बच्ची का नाम ज्योति रख दिया, क्योंकि वह सचमुच चमकते हुए सूर्य के समान सुंदर और तेजस्वी थी। अब ज्योति महात्मा जी के साथ रहने लगी, लेकिन बंदरिया के साथ भी उसका अटूट संबंध बना हुआ था। बंदरिया अब कुटिया के पास ही रहती और हर समय ज्योति का ध्यान रखती। जब वह रोती तो बंदरिया उसे सहलाती, उसे अपनी गोदी में झूला झुलाती। महात्मा जी भी खुश थे कि ईश्वर ने उन्हें बच्ची के रूप में एक बेटी दे दी थी। महात्मा जी ने ज्योति को पूजा पाठ और ज्ञान ध्यान की शिक्षा देना शुरू कर दिया। समय बीतता गया और ज्योति धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह जंगल के जीव जंतुओं से बहुत घुल मिल गई थी, खास तौर पर बंदरिया के बच्चों के साथ। महात्मा जी जब भी पूजा पाठ करते तो ज्योति उनके पास जाकर बैठ जाती और बड़े ध्यान से उन्हें देखती। धीरे धीरे वह कई मंत्र भी सीख चुकी थी। महात्मा जी को वह बाबा और बंदरिया को मां कहकर पुकारती। ज्योति अब जवान हो चुकी थी और पहले से भी ज्यादा सुंदर लगने लगी थी। वह बिल्कुल किसी स्वर्ग की अप्सरा की तरह दिखाई देती। अब तो वह कुटिया की देखभाल भी करने लगी थी। वह महात्मा जी के लिए भोजन बनाती और बंदरिया के बच्चों को भी खाना खिलाती। एक दिन की बात है जब महात्मा जी ने ज्योति को अपने पास बुलाया और बोले, बेटी, मैं कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूं। यह सुनकर ज्योति थोड़ा उदास हो गई, लेकिन महात्मा जी ने उसे समझाया, तू चिंता मत कर, मैंने सब इंतजाम कर दिया है। घर में भोजन, लकड़ियां, पानी सब कुछ रखा हुआ है। तुझे बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये बंदरिया तो तुम्हारे साथ है ही। ज्योति को समझा बुझाकर महात्मा जी तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। घर के अंदर सिर्फ ज्योति, बंदरिया और उसके बच्चे ही थे। महात्मा जी के जाने के बाद ज्योति भी पूजा पाठ करती और उसके बाद ही वह भोजन ग्रहण करती। एक दिन जब ज्योति पूजा पाठ कर रही थी तो पीछे से बंदरिया के एक बच्चे ने सारा भोजन खराब कर दिया। जब पूजा समाप्त हुई तो ज्योति ने वापस आकर देखा कि रसोई का सारा सामान बिखरा पड़ा था। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। उसने छोटे से बंदर को डांट लगाई तो गुस्से में आकर उस बंदर ने चूल्हे पर पानी गिरा दिया। ज्योति को अब बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि चूल्हा अब ठंडा हो चुका था। अब उसके पास आग भी नहीं थी। यह देखकर ज्योति बहुत परेशान हो गई और सोचने लगी, बाबा ने कहा था कि बाहर मत जाना, लेकिन अब तो मेरे पास कोई उपाय नहीं बचा। जब ज्योति ने देखा कि बंदरिया और उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया है तो उसे बहुत दुख हुआ। बंदरिया का वह शरारती बच्चा भी अब दुखी हो रहा था कि उसके कारण चूल्हे की आग बुझ गई और सबको कितना नुकसान झेलना पड़ा। ज्योति को भी तेज भूख लगने लगी थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए, आग कैसे जलाया जाए। तभी उसकी नजर कुटिया के बाहर गई, जहां उसे हल्का हल्का धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। शायद किसी ने बाहर चूल्हा जलाया था। उसने सोचा, चलो उस झोपड़ी से आग मांगकर लाती हूं। धीरे धीरे वह झोपड़ी की तरफ चल दी, जो जंगल में कुछ दूरी पर थी और वहां धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। जब ज्योति उस झोपड़ी के पास पहुंची तो उसे अंदर से लकड़ियों के जलने की आवाज आ रही थी। झोपड़ी के पास जाकर उसने दरवाजा खटखटाया। झोपड़ी का दरवाजा खुला तो अंदर से एक बुढ़िया बाहर आई। उस बुढ़िया की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, बल्कि एक ठगनी थी जो अक्सर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों को लूटा करती थी। जैसे ही उसने ज्योति को देखा, उसके मन में लालच आ गया। उसने सोचा, अगर मेरा बेटा भी घर पर होता तो मैं इस लड़की को जबरदस्ती घर में कैद कर लेती, लेकिन जब तक वह नहीं आ जाता मुझे किसी तरह से इस लड़की को यहाँ रोकना होगा। बुढ़िया ने बनावटी प्यार दिखाते हुए ज्योति से कहा, आओ बेटी, अंदर आओ। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आना हुआ?
तुम जैसी सुंदर लड़की को इस जंगल में देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई। ज्योति बोली, अम्मा, मैं अपने बाबा की लाडली बेटी हूँ। वह बहुत नेक इंसान है और अभी तीर्थ यात्रा पर गए हैं। मैं घर पर अकेली थी और गलती से चूल्हे की आग बुझ गई। तुम मुझे थोड़ी सी आग दे दो ताकि मैं अपना खाना बना सकूं। उस ठगनी बुढ़िया ने मन में विचार किया, अगर मैं इस लड़की को थोड़ी देर यहाँ रोक लूं तो मेरा बेटा आ जाएगा, तब हम दोनों इसे आसानी से बंधक बना लेंगे। उसने कहा, बेटी, आग तो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन बदले में तुझे मेरा एक काम करना होगा। वो कैसा काम अम्मा? बुढ़िया ने कहा, बेटी, मैं बहुत बूढ़ी हूँ और कमजोर हो चुकी हूँ। मुझसे अब घर का काम नहीं होता। अभी थोड़ी देर में मेरा बेटा आने वाला है और उसे बहुत भूख लगेगी। देखो, वहां बाजरे के दाने रखे हैं, इन्हें चक्की में पीसकर आटा बना दो, उसके बाद मैं तुम्हें आग दे दूंगी। ज्योति ने बिना देरी किए बाजरे को पीसना शुरू कर दिया। जब आटा बनकर तैयार हो गया तो वह बुढ़िया के पास आकर कहने लगी, अम्मा, मैंने आटा पीस दिया है, अब तो मुझे जल्दी से आग दे दो, मुझे घर लौटना है। बुढ़िया ने फिर से एक बहाना बना दिया, बेटी, तू तो बहुत मेहनती और अच्छी लड़की है, लेकिन देख मेरा घर कितना गंदा पड़ा है, मुझसे साफ सफाई नहीं हो पाती। तू मेरा एक काम कर दे, बस झाड़ू लगा दे। ज्योति को यह काम भी बहुत बड़ा नहीं लगा। उसने झाड़ू उठाया और घर की सफाई कर दी। बुढ़िया बार बार घर के दरवाजे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसे अपने बेटे के लौटने का इंतजार था। लेकिन उसे चिंता भी हो रही थी कि अगर उसका बेटा देरी से आया तो यह लड़की कहीं चली न जाए और उनके हाथ से निकल न जाए। ज्योति बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा, अब तो मैंने आपका सारा काम कर दिया, अब तो मुझे आग दे दो। बुढ़िया ने एक बार फिर से चाल चली और बोली, प्यारी बेटी, तू कितनी अच्छी और भोली है। तू देख तो जरा, मेरा कुआं सूख गया है। अगर तू मेरे लिए कुएं से थोड़ा सा पानी ला दे तो मैं तेरी बहुत आभारी रहूंगी। मैं तुझे आग भी दे दूंगी। अब तो ज्योति को थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह जल्दी से घड़ा उठाकर कुएं से पानी लेकर आ गई। अब ज्योति ने साफ साफ बुढ़िया से कहा, अम्मा, आप चाहे मुझे आग दो या न दो, मैं तो अपने घर जा रही हूँ। बुढ़िया यह जानती थी कि अगर अब उसने ज्योति को रोकने की कोशिश की तो वह भाग सकती है। उसने ज्योति से कहा, अच्छा बेटी, मैं तुझे आग दे देती हूँ। तूने मेरा इतना काम किया है तो उसके बदले में तू यह बाजरे की पोटली ले जा, इसका आटा बना लेना और साथ ही यह 2 लड्डू भी रख ले। घर पहुंचकर इन्हें खा लेना। ज्योति ने खुशी से बाजरे की पोटली और लड्डू रख लिए और आग लेकर अपने घर की तरफ चली गई। असल बात तो यह थी कि बुढ़िया ने जो बाजरे की पोटली ज्योति को दी थी, उस पोटली में छेद था। जब ज्योति बुढ़िया की झोपड़ी से चलते चलते अपने घर तक पहुंची तो रास्ते में पोटली से बाजरे के दाने बिखरते चले गए और वह जो 2 लड्डू बुढ़िया ने दिए थे वे साधारण लड्डू नहीं थे, बल्कि उनमें बेहोश कर देने वाली जड़ी बूटियां मिलाई गई थी। घर पहुंचकर ज्योति बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे आग मिल चुकी थी। उसने तुरंत अपना चूल्हा जलाया, खाना बनाया। सबसे पहले उसने बंदरिया और उसके बच्चों को खाना खिलाया, फिर खुद खाना खाया। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि जो बाजरे की पोटली वह अपने साथ लेकर आई थी, वही उसके दुर्भाग्य का कारण बनने वाली थी। उधर ठगनी बुढ़िया का बेटा, जो उसी की तरह एक ठग लुटेरा था, देर रात जब अपने घर में आया तो उसके कदम रखते ही बुढ़िया ने उसे फटकार लगाई और कहा, अरे, तू आज कहाँ मर गया था? तुझे पता नहीं, आज एक शिकार हमारे हाथ से निकल गया। वह कहने लगा, कौन सा शिकार? तब बुढ़िया ने झुंझलाकर कहा, अरे मूर्ख, अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत सुंदर लड़की खुद चलकर हमारे घर आई थी, लेकिन तू यहाँ नहीं था, इसलिए मुझे उसे जाने देना पड़ा। मैंने उसे थोड़े से बाजरे के दाने दिए थे और उस पोटली में मैंने छेद भी कर दिया था। तू उन दानों का पीछा करता चला जा, वह दाने तुझे लड़की तक पहुंचा देंगे। वह आदमी उन दानों का पीछा करते हुए ज्योति के घर की तरफ चल दिया। दूसरी तरफ ज्योति ने खाना खाने के बाद बुढ़िया के दिए हुए लड्डू भी खा लिए और उन लड्डुओं के असर से वह बेहोश होकर गिर गई। उसकी ऐसी हालत देखकर बंदरिया उसे जोर जोर से हिलाने लगी, परंतु कोई फायदा नहीं हुआ। जब बुढ़िया का लड़का बाजरे के दानों का पीछा करते हुए ज्योति की कुटिया तक आ पहुंचा तो उसने कुटिया के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, परंतु दरवाजा अंदर से बंद था।
वह जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगा, परंतु अंदर मौजूद बंदरिया और उसके बच्चों ने खतरे को भांप लिया और वे उस ठग पर टूट पड़े। आखिरकार ठग को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, परंतु बेचारी ज्योति अभी तक जमीन पर बेहोश पड़ी हुई थी। किस्मत का करना ऐसा हुआ कि उसी समय आसपास ही कहीं घोड़ों की टाप की आवाज गूंजने लगी। जंगल में एक बहुत बड़ा शाही काफिला प्रवेश कर चुका था। ये कोई साधारण काफिला नहीं था, बल्कि राजा विक्रम सिंह का काफिला था, जो अपने मंत्रियों और सैनिकों के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए आया था। तभी उनकी नजर कुतिया की ओर पड़ी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, जाओ जरा देखो तो उस कुतिया में कौन रहता है। मंत्री कुतिया की तरफ गया। जब उसने अंदर झांका तो तेजी से बाहर आ गया। राजा ने पूछा, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री बोला, महाराज, कुटिया के अंदर एक बहुत सुंदर लड़की बेहोश पड़ी है और उसके पास एक बंदरिया बैठी है जो रो रही है। राजा को यह सुनकर बड़ी हैरानी हुई। वह मंत्री के साथ उस कुटिया में पहुंच गया तो देखा कि लड़की बेहोश पड़ी थी और बंदरिया उसके पास बैठी हुई रो रही थी। राजा ने बंदरिया को पुचकारा और कहा, घबराओ मत, हम यहां तुम्हारी सहायता के लिए आए हैं। इसके बाद राजा ने ज्योति की नब्ज चटोली और बोला, शुक्र है यह अभी तक जिंदा है। उसने ज्योति के मुंह पर पानी के छींटे मारे, जिससे उसकी बेहोशी टूट गई और वह होश में आ गई। तब राजा ने उससे पूछा, मैंने तुम्हारी जान तो बचा ली, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो और इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? वह बोली, महाराज, मैं साधु बाबा की बेटी हूं और यह बंदरिया मेरी मां जैसी है। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि यह बंदरिया तुम्हारी मां है। अब तो राजा के मन में कई सवाल उठने लगे। साथ ही साथ वह ज्योति की सुंदरता और उसकी मासूमियत को देखकर उस पर मंत्रमुग्ध हो चुका था। उसने ज्योति से कहा, तुम जैसी सुंदर और कोमल लड़की को इस जंगल में अकेले नहीं रहना चाहिए। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ मेरे महल में चल सकती हो। वहां तुम्हारी देखभाल भी हो जाएगी। तुम्हारे बाबा को भी वहीं बुला लिया जाएगा और इस बंदरिया के रहने के लिए वहां इंतजाम करवा दूंगा। ज्योति को भी लगा कि हाँ, महल में जाना सुरक्षित होगा, क्योंकि बाबा को तो अभी तीर्थ यात्रा से आने में काफी दिन लग जाएंगे। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बंदरिया को साथ लेकर वह राजमहल चली गई। जब राजा ज्योति को लेकर महल में आ गया तो राजा की माता ने राजा से पूछा, बेटा, तुम इस लड़की को किस रिश्ते से यहाँ लेकर आए हो? लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करेंगे। अगर तुम्हें सचमुच इससे प्यार है तो तुम इसे अपनी रानी बना लो। इससे इसका मान सम्मान भी बना रहेगा और किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होगी। राजा को यह बात बहुत अच्छी लगी। वह तो पहले ही ज्योति की सुंदरता और उसकी मासूमियत पर फिदा हो चुका था। कुछ ही दिनों के बाद उसने ज्योति से शादी कर ली। राजा की एक रानी पहले से भी थी। अब क्योंकि उसने ज्योति से शादी करके उसे अपनी दूसरी रानी बना लिया था, तो राजा ने उसके आराम के लिए एक दासी उसकी सेवा में लगा दी, जो एक बूढ़ी औरत थी। वह ज्योति से बहुत प्रेम करती थी और उसे अपनी बेटी की तरह मानती थी। एक दिन वह दासी ज्योति के पास आई और कहने लगी, बेटी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। तुम्हारी जो सौतन है वह एक बहुत चतुर और चालाक औरत है। वह सिर्फ दिखाने के लिए तुमसे प्रेम करती है, लेकिन असल में वह तुम्हारी दुश्मन है। वह राजा के साथ तुम्हारा प्रेम सहन नहीं कर पा रही, इसलिए उससे सावधान रहना। ज्योति ने जब यह बात सुनी तो मुस्कुराकर कहने लगी, अम्मा, तुम तो बेकार में ही चिंता करती हो। वो तो मेरी बड़ी बहन जैसी है। हम दोनों ही राजा की रानियां हैं, तो फिर उसे मुझसे जलन क्यों होगी? दासी ने निराश होकर सिर हिलाया और कहा, बेटी, यह बात तुम अभी नहीं समझोगी। दासी को मालूम था कि ज्योति को महल की राजनीति समझने में अभी काफी समय लगेगा। राजा की बड़ी रानी को ज्योति का महल में आना और राजा का उससे प्रेम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसके साथ ही वह ज्योति की सुंदरता से भी बहुत ईर्ष्या करती थी, लेकिन वह इतनी चालाक थी कि उसने अपने मन की जलन को ज्योति के सामने जाहिर नहीं होने दिया। वह ज्योति के साथ मीठी मीठी बातें करती और उसे महल की राजनीति में उलझाने की कोशिश करती। ज्योति भी निर्दोष मन से उसे अपनी बड़ी बहन मानती थी। फिर एक दिन राजा की बड़ी रानी ने अपने मन में एक भयानक षड्यंत्र रच लिया। उसने ज्योति से कहा, बहन,
क्यों ना आज हम दोनों महल के बगीचे के पास बहने वाली नदी पर घूमने चले। वहां की साफ हवा और स्वच्छ वातावरण तुम्हारे मन को प्रसन्न कर देगा। ज्योति खुशी खुशी उसके साथ चलने को तैयार हो गई। इधर वह बंदरिया जो हमेशा ज्योति के साथ रहती थी, उसने बड़ी रानी की मंशा को भांप लिया था। उसने ज्योति की साड़ी पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर ज्योति ने उसे डांटते हुए कहा, तुम्हें क्या परेशानी है? जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जाओ यहां से और हमें जाने दो। और फिर दोनों रानियां महल के बगीचे के पास बहने वाली नदी के पास जा पहुंची। कुछ देर तक वहां घूमने के बाद बड़ी रानी बोली, आओ बहन, मैं तुम्हें इस नदी के साफ पानी में तुम्हारी परछाई दिखाती हूं, जिसमें तुम और भी ज्यादा सुंदर दिखाई दोगी। बेचारी ज्योति उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई। जब ज्योति नदी के पानी में अपनी परछाई देखने के लिए झुकी, तो पीछे से बड़ी रानी ने उसे नदी में धक्का दे दिया। ज्योति बहती हुई नदी में गिर गई और कुछ ही पलों में वह पानी में कहीं गायब हो गई। अब बड़ी रानी बहुत खुश थी कि उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए हट चुका था। वह भागकर वापस अपने महल में चली गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। जब शाम के समय राजा विक्रम सिंह अपने महल में लौटे, तो उन्हें एहसास हुआ कि ज्योति कहीं दिखाई नहीं दे रही। उन्होंने तुरंत महल के सेवकों से पूछा कि उनकी प्यारी रानी ज्योति कहाँ है, लेकिन उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला। तब राजा सीधा अपनी बड़ी रानी के पास गया और पूछा, क्या तुमने मेरी ज्योति को देखा है? तुम्हें उसके बारे में कुछ मालूम है? बड़ी रानी ने बहुत मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, महाराज, मैंने तो उन्हें नहीं देखा, लेकिन यह बंदरिया जो हमेशा उसके साथ चिपकी रहती थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इसी बंदरिया ने उसे कोई नुकसान पहुंचा दिया हो, क्योंकि पशु तो आखिर पशु ही होता है। यह सुनकर राजा को भी लगने लगा कि यह बंदरिया ही ज्योति के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। उसने सैनिकों को आदेश दिया कि इस बंदरिया को बांधकर काल कोठरी में डाल दिया जाए। सैनिकों ने तुरंत राजा के आदेश का पालन किया, लेकिन अब राजा का मन बेचैन रहने लगा था। उसका दिल कह रहा था कि ज्योति पर कोई मुसीबत आ गई है। अब तो राजा का मन बहुत दुखी रहने लगा। उसने पूरे नगर में ज्योति को ढूंढने के लिए सैनिक भेजे, लेकिन कहीं भी ज्योति का पता नहीं लगा। अब तो राजा की हालत और भी ज्यादा खराब हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसके दिल में सिर्फ एक ही सवाल उठ रहा था कि मेरी ज्योति कहाँ चली गई। राजा हर रोज महल से निकलकर बगीचे में जाता और वहीं बैठकर अपनी ज्योति को याद करता। दूसरी तरफ जब महात्मा जी अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करके अपनी कुटिया में पहुंचे, तो उन्हें वहां अपनी बेटी नहीं दिखाई दी। कई दिनों तक वह ज्योति की तलाश में इधर उधर भटकते रहे। आखिरकार उन्हें पता लगा कि उनकी बेटी राजा विक्रम सिंह के साथ ब्याह दी गई है। तब महात्मा जी राजा विक्रम सिंह के महल में पहुंचे। राजा ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ बिठाया और पूछा, महात्मा जी, आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? बाबा ने दुखी मन से कहा, मैं अपनी बेटी ज्योति को ढूंढ रहा हूँ। वह मेरी संतान की तरह थी। मैंने उसे जंगल में एक बंदरिया की देखरेख में छोड़ा था। मुझे मालूम हुआ है कि उसका विवाह आपके साथ हुआ है। ये सुनकर राजा चौंक गया और बोला, महात्मा जी, ये सच है कि आपकी बेटी ज्योति का विवाह मेरे साथ हुआ है। अब वह मेरी अर्धांगिनी बन चुकी है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य ऐसा है कि हम दोनों एक दूसरे से बिछड़ चुके हैं। मैं उसे भुला नहीं पा रहा हूं। महात्मा जी ने राजा की बात बड़े ध्यान से सुनी और कहा, राजन, मेरी बेटी इतनी सरल नहीं कि कोई उसे इतनी आसानी से मार दे। वह जप तप और ध्यान योग करने वाली लड़की है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस दुनिया में जीवित है। अगर हम लोग उसे ढूंढेंगे तो अवश्य ही वह मिल जाएगी। पहले आप ये बताइए कि वह बंदरिया कहाँ है जो हमेशा मेरी बेटी के साथ रहती थी। तब राजा ने सैनिक को आदेश दिया कि तुरंत उस बंदरिया को काल कोठरी से निकालकर यहाँ लाया जाए। राजा के आदेश पर सैनिक उस बंदरिया को लेकर महल में आ गए। महात्मा जी ने बंदरिया के सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उन्होंने राजा से कहा, राजन, ये बंदरिया हमें ज्योति तक पहुंचाने में बहुत सहायता कर सकती है। इसके बाद बंदरिया महात्मा जी को खींचकर महल के बाहर की तरफ ले जाने लगी। महात्मा जी बोले, राजन, ये बंदरिया अवश्य कुछ जानती है और ये हमें कुछ बताने का इशारा कर रही है। इसके पीछे पीछे चलना चाहिए। और फिर बंदरिया आगे आगे चलने लगी। महात्मा जी और राजा
दोनों उसका पीछा करने लगे। आखिरकार बंदरिया उन्हें बगीचे के पास बहने वाली नदी के पास ले आई और नदी की तरफ इशारा करने लगी। महात्मा जी बोले, राजन, अवश्य ही ज्योति का इस नदी के साथ कोई संबंध है। अंदेशा है कि ज्योति इस नदी में बह गई होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह अभी मरी नहीं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप अपने कुछ सैनिकों के साथ इस नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव पड़ते हैं वहां ज्योति की तलाश करवाइए। अवश्य ही मेरी बेटी हमें मिल जाएगी। राजा ने तुरंत महात्मा जी के आदेश का पालन किया और अपने सैनिकों को बुलाकर आदेश दिया कि इस नदी के किनारे किनारे जितने भी गांव हैं उनमें जाकर ज्योति की तलाश की जाए। राजा, महात्मा जी और बंदरिया वे तीनों भी नदी के किनारे किनारे चलते हुए ज्योति को ढूंढने लगे। कई दिनों तक वे भटकते रहे। एक रात की बात है, जब महात्मा जी और राजा नदी के किनारे खीमा गाड़कर आराम कर रहे थे तो बंदरिया उनके पास आई और उन्हें अपने साथ चलने का इशारा करने लगी। वे दोनों तुरंत उसके पीछे पीछे चल दिए। तब राजा ने देखा कि सामने से एक लड़की नदी से पानी भरकर एक तरफ चली जा रही थी। राजा ने जब उसे गौर से देखा तो वह लड़की कोई और नहीं बल्कि ज्योति ही थी। राजा ने उसे आवाज लगाई और उसके पीछे दौड़ा, परंतु उस लड़की ने मुड़कर नहीं देखा और तेजी से अपने घर के अंदर दाखिल हो गई। राजा दौड़ते हुए उस घर के दरवाजे तक पहुंचा और उसने दरवाजा खटखटाया। अंदर से एक औरत बाहर निकली और उसने पूछा, कहिए, आप कौन हैं और क्या चाहते हैं? राजा बोला, अभी अभी मेरी पत्नी ज्योति इस घर के अंदर गई है, मैं उससे मिलना चाहता हूं। उस औरत ने जवाब दिया, यहां तो सिर्फ मैं और मेरी बेटी रहते हैं। राजा ने कहा, नहीं, वो मेरी पत्नी ज्योति है, आप एक बार मुझे उससे मिलवा दीजिए। ठीक उसी समय बंदरिया भी पीछे पीछे आ चुकी थी। घर का दरवाजा खुला देखकर वह अंदर चली गई तो सामने ही ज्योति थी। बंदरिया को देखते ही ज्योति की आंखों में आंसू आ गए और उसने बंदरिया को गले से लगा लिया और माँ माँ कहकर रोने लगी। राजा और उस औरत ने जब यह दृश्य देखा तो वे भी अंदर आ गए। पीछे पीछे महात्मा जी भी वहां पहुंच चुके थे। राजा ने ज्योति से पूछा, मुझे पक्का विश्वास था कि तुम जिंदा हो, परंतु तुम लौटकर महल क्यों नहीं आई? तब ज्योति ने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, राजन, मैं ऐसे महल में नहीं रहना चाहूंगी जहां ईर्ष्या और द्वेष के कारण लोग एक दूसरे के दुश्मन हो। आपकी बड़ी रानी ने मुझे जान से मारने के लिए नदी में धक्का दे दिया था, लेकिन मैं मरी नहीं। बहते बहते मैं नदी के इस किनारे तक आ पहुंची जहां इन माता जी ने मुझे बचा लिया और एक नया जीवन दिया। परंतु मैं लौटकर महल नहीं गई क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं फिर से वहां गई तो मेरे खिलाफ साजिश की जाएगी। राजा ने ज्योति की पूरी बात सुनी और उससे कहा, ज्योति, तुम बिल्कुल भी चिंता न करो, अब तुम्हारी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी मेरी है। बड़ी रानी को उसके किए की सजा दी जाएगी, परंतु तुम मेरे साथ महल चलो। इतने में महात्मा जी ने ज्योति को समझाते हुए कहा, बेटा, महाराज ठीक कहते हैं, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं बल्कि महल में है। अब तक जो भी तुम्हारे साथ हुआ उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ। मुझे विश्वास है कि महाराज तुम्हारी सुरक्षा की पूरी व्यवस्था करेंगे। और फिर अपने पति और अपने पिता के समझाने पर ज्योति राजा के साथ चलने को तैयार हो गई। राजा अपनी पत्नी को लेकर जब महल में पहुंचा तो यह सब कुछ देखकर बड़ी रानी हैरान रह गई। राजा ने तुरंत बड़ी रानी को उसी समय देश निकाला देने की सजा दे दी और सैनिकों से कहा कि इसे पकड़कर राज्य की सीमा से बाहर फेंक दिया जाए। राजा के आदेश का तुरंत पालन किया गया। अब ज्योति राजा के साथ महल में रहने लगी और वह बंदरिया हमेशा उसके साथ रहती थी और एक माँ की तरह उसकी देखभाल करती। महात्मा जी अब निश्चिंत होकर वापस अपनी कुटिया में चले गए और एक बार फिर से वह ईश्वर की भक्ति में लीन हो गए। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो इसी तरह की कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने अच्छे अच्छे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए और कमेंट के साथ अपना नाम और अपने शहर का नाम भी जरूर लिखें। चतुर चाची की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सीतापुर गांव की मिट्टी में एक खास खुशबू थी।
यहाँ के लोग सीधे साधे थे, लेकिन आपस में खींचतान और झगड़े भी होते रहते थे। इसी गांव में 25 साल पहले जमुना देवी शादी करके आई थी। ससुराल आते ही उन्होंने महसूस किया कि ये घर सामान्य नहीं बल्कि समस्याओं का भंडार है। पति रामलाल साधारण किसान थे, लेकिन नशे की लत ने उन्हें कमजोर बना दिया था। जेठानी और देवरानी में रोजाना झगड़े होते थे। खेतों के बंटवारे की बातें हवा में तैरती रहती थी। जमुना देवी ने आते ही सब कुछ परखा। उन्होंने देखा कि घर में पैसों की तंगी से ज्यादा समझदारी की कमी है। धीरे धीरे उन्होंने चुपचाप सबकी आदतें समझी और अपने व्यवहार से सबका दिल जीतना शुरू किया। किसी से ऊंची आवाज में नहीं बोलती, लेकिन उनके शब्दों में ऐसी मिठास और तर्क होता था कि सामने वाला निरुत्तर हो जाता था। यही वजह थी कि जल्द ही लोग उन्हें चतुर चाची कहने लगे। एक दिन खेत में पानी के बंटवारे को लेकर बड़ा झगड़ा हुआ। रामलाल के भाई ने ज्यादा पानी ले लिया, जिससे चतुर चाची के हिस्से की फसल सूखने लगी। परिवार में तनाव बढ़ गया। सबने कहा पंचायत चलो, लेकिन चतुर चाची ने कहा पंचायत नहीं, समझदारी से बात करेंगे। वह खुद जेठ के घर गई, बिना गुस्से के, और प्यार से बोली, भैया पानी तो सभी का है, अगर आप थोड़ा सहयोग करेंगे तो दोनों परिवार की फसल अच्छी होगी। उनकी बातों में तर्क और सम्मान था। जेठ को अपनी गलती महसूस हुई। इस घटना ने पूरे गांव में चतुर चाची की बुद्धि की चर्चा छेड़ दी। लोग कहने लगे, अरे ऐसी स्त्री जिसके पास चाणक्य की नीति हो, वह घर क्या पूरा गांव चला सकती है। समय बीता, लेकिन समस्याएं थमी नहीं। रामलाल ने एक महाजन से कर्ज लिया था, जिस पर भारी ब्याज लग गया। महाजन रोज घर आकर अपमानित करता। एक दिन रामलाल ने कह दिया, जमीन बेचकर कर्ज चुका देते हैं, लेकिन चतुर चाची ने विरोध किया। उन्होंने कहा, जमीन बेचना हल नहीं, हमें अपनी आमदनी बढ़ानी होगी। उन्होंने घर में गाय पालने की सलाह दी। दूध बेचकर पैसे आने लगे। धीरे धीरे वे कर्ज चुकाने लगे। इस घटना से गांव की महिलाओं ने भी प्रेरणा ली। उन्होंने भी छोटे मोटे काम शुरू किए। चतुर चाची ने सिखाया, आत्मनिर्भरता ही असली शक्ति है। बड़ा बेटा सुरेश पढ़ाई कर शहर चला गया। छोटा बेटा रामू घर पर ही रहा, लेकिन आलसी था। बहू सुमन शहर से आई तो चतुर चाची को चुनौती देने लगी। सुमन ने कहा, हमारा हिस्सा हमें दे दीजिए। घर में बंटवारे की बात उठी। परिवार में दरार पड़ने लगी। चतुर चाची ने समझाया, बंटवारा करोगे तो शक्ति बन जाएगी, एक साथ रहोगे तो घर मंदिर बनेगा। उन्होंने रामू को काम पर लगाया, सुमन को समझाया। धीरे धीरे सब सामान्य हुआ। चतुर चाची का नाम गांव भर में फैल चुका था। सरपंच चुनाव आया। कुछ लोगों ने चाची के परिवार को बदनाम करने की साजिश रची। कहा गया कि चाची ने महाजन का कर्ज अब तक नहीं चुकाया, घर वालों में झगड़ा है। चतुर चाची ने पंचायत में खड़े होकर कहा, मेरे घर की दीवारें कमजोर हो सकती हैं, लेकिन हमारा रिश्ता मजबूत है। हम कर्ज में थे, लेकिन हमने मेहनत से चुकाया। झगड़े हुए, लेकिन हमने प्यार से सुलझाए। जो परिवार अपनी गलतियों से सीखता है, वही आगे बढ़ता है। उनकी बातों ने सबका दिल जीत लिया। लोग कहने लगे, ये महिला चतुर नहीं, चाणक्य की बेटी है। धीरे धीरे पूरे गांव में बदलाव की बयार चल पड़ी। चतुर चाची की यह शुरुआत थी। आगे उनका सफर और कठिनाइयों से भरा था, लेकिन हर समस्या के आगे उनकी चाणक्य नीति विजय पताका फहरा रही थी। गांव में लड़कियों की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। लोग कहते, लड़की को पढ़ाकर क्या करना, आखिर ससुराल ही तो जाना है। चतुर चाची ने देखा कि यह सोच समाज को कमजोर बना रही है। उन्होंने अपनी बेटी राधा को स्कूल भेजना शुरू किया। जब राधा अच्छे अंक लाकर आई तो गांव वालों को लगा कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं। धीरे धीरे चाची ने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया कि वे अपनी बेटियों को पढ़ने भेजें। उन्होंने कहा, अगर घर में लक्ष्मी पढ़ी लिखी होगी तो घर अपने आप समृद्ध होगा। रामलाल पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन चतुर चाची ने धीरे धीरे उनके भीतर भी आत्मविश्वास भर दिया। उन्होंने कहा, शिक्षा किताबों में ही नहीं, अनुभवों में भी होती है। रामलाल ने खेती में नए तरीके अपनाए। सिंचाई के लिए नहर से पानी लाने की व्यवस्था की। इससे उनकी फसल अच्छी हुई और आमदनी बढ़ी। रामलाल गांव के दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बन गए। चतुर चाची ने साबित कर दिया कि सही मार्गदर्शन मिले तो अनपढ़ भी विद्वान बन सकता है। गांव में धीरे धीरे तरक्की हो रही थी।
लेकिन कुछ लोग चतुर चाची की बढ़ती प्रतिष्ठा से ईर्ष्या करने लगे। एक दिन गांव के महाजन के बेटे ने अफवाह फैला दी कि चतुर चाची ने पंचायत के पैसों में हेरा फेरी की है। यह सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। कुछ ने विश्वास कर लिया तो कुछ ने चतुर चाची पर शक जताया। चतुर चाची ने इस चुनौती को भी अपनी चतुराई से हल किया। उन्होंने पंचायत की बैठक बुलवाई और सारे हिसाब किताब गांव वालों के सामने रख दिए। उन्होंने कहा, विश्वास एक बार टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है, इसलिए हर काम में पारदर्शिता जरूरी है। महाजन का बेटा रंगे हाथ पकड़ा गया। ये घटना चतुर चाची की साख को और मजबूत कर गई। गांव वालों ने कहा, चतुर चाची न सिर्फ चतुर है बल्कि न्याय की देवी भी है। समय बीतता गया। चतुर चाची की बेटी राधा अब कॉलेज में पढ़ने लगी थी। बेटा रामू भी समझदार हो गया था, लेकिन गांव के कुछ युवा नशे और जुए की लत में फंस गए थे। माता पिता चिंता में थे, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं था। चतुर चाची ने इस समस्या की जड़ तक जाने की ठानी। उन्होंने युवाओं को इकट्ठा किया और कहा, तुम्हारी ऊर्जा गांव की ताकत बन सकती है, लेकिन यह नशा तुम्हें कमजोर बना रहा है। उन्होंने रामू और राधा को उदाहरण बनाकर दिखाया कि मेहनत और शिक्षा कैसे जीवन बदल सकती है। धीरे धीरे युवाओं ने नशा छोड़कर खेल और पढ़ाई में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। गांव में नई जागरूकता फैलने लगी। गांव की महिलाएं अब भी दबाव में जीती थी। पति मारपीट करते, दहेज के लिए ताने दिए जाते। चतुर चाची ने महिलाओं को एकजुट किया। उन्होंने कहा, अगर हम खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे तो कोई और हमें सम्मान नहीं देगा। चतुर चाची ने महिलाओं को सिलाई खड़ाई का काम सिखाया, जिससे वे आर्थिक रूप से मजबूत होने लगी। अब वे पति के अत्याचार के सामने चुप रहने के बजाय विरोध करने लगी। एक महिला ने अपने शराबी पति को पंचायत में खड़ा कर दिया। चतुर चाची ने कहा, स्त्री सहनशील होती है लेकिन वह कमजोर नहीं। ये बात पूरे गांव में गूंज उठी। अब महिलाएं अपनी आवाज उठाने लगी। चतुर चाची ने उन्हें सिखाया कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई धन नहीं। एक बार गांव में भयंकर बाढ़ आई। घर खेत सब डूबने लगे। लोग जान बचाकर भागने लगे। चतुर चाची ने धैर्य बनाए रखा। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और ऊंचे स्थान पर सबको शरण दिलवाई। उन्होंने कहा, एकता में ताकत है। अगर हम मिलकर रहेंगे तो इस विपदा को भी पार कर लेंगे। चतुर चाची ने गांव की महिलाओं को भोजन बनाने में लगाया, पुरुषों को बचाव कार्य में। प्रशासन भी उनकी कार्यशैली देखकर प्रभावित हुआ। बाढ़ के बाद पुनर्निर्माण में भी चतुर चाची ने नेतृत्व किया। उन्होंने सबको मिलकर काम करने का पाठ पढ़ाया। बाढ़ के बाद गांव में स्कूल की हालत खराब हो गई थी। सरकार की तरफ से मदद आने में देर हो रही थी। चतुर चाची ने गांव वालों से कहा, हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए किसी और का इंतजार क्यों करें। उन्होंने श्रमदान की शुरुआत की। गांव के लोग अपने हाथों से स्कूल की मरम्मत करने लगे। यह देखकर प्रशासन ने भी मदद दी। स्कूल फिर से खुला। चतुर चाची ने कहा, शिक्षा सबसे बड़ा धन है। इसे पाने के लिए हमें खुद मेहनत करनी होगी। अब चतुर चाची की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि गांव वालों ने उन्हें पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कहा। चतुर चाची ने पहले मना किया, लेकिन जब उन्होंने देखा कि गांव के विकास के लिए यह जरूरी है तो उन्होंने चुनाव लड़ा। उनके सामने वही महाजन खड़ा था जिसने पहले अफवाह फैलाई थी। महाजन ने पैसे बांटे, शराब पिलाई, लेकिन गांव वाले अब जागरूक हो चुके थे। उन्होंने कहा, हम अब लालच में नहीं आएंगे, हमें विकास चाहिए। चतुर चाची भारी मतों से जीती। उन्होंने कहा, यह मेरी नहीं, पूरे गांव की जीत है। जब जनता जागरूक होती है तब सही नेता चुना जाता है। पंचायत में आते ही चतुर चाची ने सबसे पहले भ्रष्टाचार खत्म करने की ठानी। उन्होंने देखा कि सरकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों की जेब में जा रहा है। उन्होंने इसका विरोध किया। कुछ प्रभावशाली लोगों ने उन्हें धमकी दी, लेकिन चतुर चाची डरी नहीं। उन्होंने कहा, सच की राह कठिन होती है, लेकिन उस पर चलने वाला कभी हारता नहीं। उनकी दृढ़ता ने अधिकारियों को भी झुका दिया। अब योजनाओं का लाभ सीधे गरीबों को मिलने लगा। चतुर चाची की मेहनत रंग लाई। गांव में सड़कें बनी, स्कूल और अस्पताल सुधरे, महिलाओं को रोजगार मिला। युवाओं ने नशा छोड़कर खेल कूद अपनाया। किसान आधुनिक तकनीक से खेती करने लगे। गांव के लोग कहने लगे, हमारा गांव अब पूरे जिले के लिए आदर्श बन गया है। ये सब चतुर चाची की नीति और समझदारी का कमाल है।
चतुर चाची ने कहा, अगर हर गांव में लोग मिलकर काम करें, एक दूसरे का सम्मान करें, तो पूरा देश आगे बढ़ सकता है। चतुर चाची की कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि पूरे समाज को यह सिखाने वाली थी कि चाणक्य की नीतियां आज भी प्रासंगिक है। जब बुद्धि, साहस और एकता साथ हो तो कोई बाधा बड़ी नहीं होती। चतुर चाची ने देखा कि गांव की महिलाएं घर की चार दीवारी में कैद थी। उनके पास हुनर था, लेकिन आत्मविश्वास नहीं। चाची ने महिलाओं को इकट्ठा किया और कहा, एक अकेली औरत कमजोर हो सकती है, लेकिन अगर हम सब मिल जाए तो पहाड़ भी हिला सकते हैं। उन्होंने महिला स्वावलंबन समूह बनाया। गांव की औरतें मिलकर अचार, पापड़, सिलाई, बुनाई का काम करने लगी। धीरे धीरे उनके सामान की बिक्री होने लगी, घरों में पैसा आने लगा, महिलाएं आत्मनिर्भर बनी। अब गांव में कहावत चल पड़ी, जहां चतुर चाची वहां तरक्की। बहू सुमन शुरू में चतुर चाची से जलती थी, लेकिन समय के साथ उसने चाची की दूरदृष्टि को समझा। चाची ने सुमन को समझाया, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी शिक्षा गांव की बेटियों के काम आ सकती है। सुमन ने गांव की लड़कियों को पढ़ाना शुरू किया। धीरे धीरे यह छोटी पाठशाला बड़े बदलाव की नींव बन गई। सुमन को पहचान मिली और वह चाची की सबसे बड़ी सहयोगी बन गई। चतुर चाची ने फिर साबित कर दिया कि प्रेम और समझदारी से दुश्मन को भी अपना बनाया जा सकता है। एक साल गांव में बाढ़ आई, खेत डूब गए, घर क्षतिग्रस्त हो गए, लोग निराश हो गए। चतुर चाची ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने कहा, विपत्ति से घबराकर बैठने से अच्छा है हम सब मिलकर दोबारा शुरुआत करें। गांव वालों ने मिलकर मेहनत की, कच्चे घर पक्के बने, नहर की सफाई हुई, खेती में सुधार हुआ। चाची ने फिर सिखाया, मुसीबतें आती हैं, लेकिन हिम्मत और एकता से हर संकट जीता जा सकता है। गांव में चतुर चाची अब सिर्फ नाम नहीं, एक प्रेरणा बन चुकी थी। गांव में राम प्रसाद और शिवनाथ के बीच जमीन का पुराना विवाद चल रहा था। दोनों रोज पंचायत में जाकर झगड़ते, कोई समाधान नहीं निकलता। बात मारपीट तक पहुंच गई। गांव के बुजुर्गों ने चतुर चाची से कहा, चाची आप ही कुछ कीजिए। उन्होंने दोनों को बुलाकर बातचीत की। उनकी नीति काम कर गई। दोनों ने समझौता कर लिया। पंचायत में पहली बार बिना मुकदमे के मामला सुलझ गया। चतुर चाची की न्याय बुद्धि की सराहना पूरे क्षेत्र में होने लगी। सीतापुर गांव में जाति पाति का भेदभाव भी था। ऊंची जाति वाले निचली जाति के लोगों को नीचा दिखाते। एक बार रामलाल की गाय खो गई। उसे ढूंढते ढूंढते चाची दलित बस्ती पहुंच गईं। उन्होंने देखा कि वहां के लोग गरीबी और तिरस्कार से दुखी हैं। चतुर चाची ने गांव की चौपाल में कहा, हम सब एक ही मिट्टी के बने हैं। जाति की दीवारें हमें बांटती हैं, लेकिन भूख सबकी एक जैसी है। मिलकर काम करेंगे तो सबकी थाली भरेगी। उनकी बातों का असर हुआ। लोगों ने मिलजुल कर काम करना शुरू किया। धीरे धीरे जातीय भेदभाव घटने लगा। चाची ने भाईचारे की नींव रख दी। एक बार गांव के बगल में एक व्यापारी आया। उसने कहा, मुझे सस्ते में जमीन बेचो, मैं यहाँ फैक्ट्री लगाऊंगा, तुम सबको नौकरी मिलेगी। लालच में कई लोग जमीन बेचने को तैयार हो गए, लेकिन चतुर चाची ने मना किया। उन्होंने समझाया, जमीन हमारी माँ है, इसे बेचा तो कल भूखे मरोगे। नौकरी का वादा करने वाले कल गायब हो जाते हैं। कुछ लोगों ने जमीन बेच दी, लेकिन बाद में पता चला कि व्यापारी ने सबको ठग लिया। चतुर चाची के समर्थकों ने अपनी जमीन बचा ली और खेती कर खुशहाल रहे। चाची ने सबक दिया, तुरंत फायदा देखने वाले हमेशा धोखा खाते हैं। दूरदृष्टि ही असली धन है। गांव के युवक बेकार बैठे ताश खेलते, शराब पीते। चतुर चाची ने महसूस किया कि गांव का भविष्य खतरे में है। उन्होंने युवाओं को बुलाकर कहा, तुम्हारी ताकत खेतों में काम आए तो गांव सोना उगलेगा। उन्होंने युवाओं को समूह बनाकर सब्जी की खेती, मधुमक्खी पालन और मुर्गी पालन का काम शुरू कराया। कुछ ने मोबाइल मरम्मत और सिलाई सीखी। धीरे धीरे बेरोजगारी घटने लगी। लोग कहने लगे, चतुर चाची ने गांव की तस्वीर बदल दी। एक दिन गांव की लड़की गीता को शहर में कुछ मनचलों ने छेड़ दिया। वह डरकर घर बैठ गई। लोगों ने कहा, लड़की का घर से निकलना ठीक नहीं। चतुर चाची को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने कहा, लड़की को रोकना हल नहीं, लड़कों को सिखाना होगा कि स्त्री का सम्मान करना उनका धर्म है। चाची ने गांव की लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दिलवाई। गांव के लड़कों को भी सभ्यता का पाठ पढ़ाया। धीरे धीरे गांव में माहौल बदल गया।
हर कोई बेटियों को सम्मान देने लगा। चतुर चाची ने साबित किया कि असली सुरक्षा डरने में नहीं, हिम्मत से खड़े होने में है। गांव में दहेज प्रथा एक बड़ी बुराई थी। हर घर में बेटियों की शादी के समय माता पिता कर्ज में डूब जाते थे। चतुर चाची ने देखा कि दहेज के कारण कई गरीब परिवारों की हालत बदतर हो रही है। उन्होंने तय किया कि इस कुप्रथा के खिलाफ आवाज उठाएंगी। एक दिन पड़ोस की शीला की शादी टूटने की खबर आई। लड़के वालों ने ऐन मौके पर मोटरसाइकिल और 50,000 की मांग रख दी थी। गरीब पिता के पास इतना पैसा नहीं था। शादी टूटने से पूरा परिवार दुखी था। गांव में यह आम बात थी, लेकिन इस बार चतुर चाची चुप नहीं बैठी। उन्होंने महिलाओं की एक बैठक बुलाई और कहा, हमारी बेटियां बोझ नहीं है, उन्हें पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। जब वे आत्मनिर्भर बनेंगी तो दहेज देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों और पंचायत के सामने यह प्रस्ताव रखा कि दहेज मांगने वाले लड़के वालों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। शुरुआत में लोगों ने विरोध किया, लेकिन चाची की तर्कपूर्ण बातें सुनकर सब सहमत हो गए। यह निर्णय पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। गांव की कुछ लड़कियों ने सिलाई, बुनाई और पढ़ाई में आगे बढ़कर साबित किया कि वे किसी से कम नहीं है। चतुर चाची ने एक नई रोशनी जलाई थी। एक साल गांव में भयंकर बाढ़ आई। कई घर बह गए, फसलें डूब गईं, लोग भूख से तड़पने लगे। सरकारी सहायता देर से पहुंच रही थी। ऐसे समय में भी चतुर चाची ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने गांव की महिलाओं को संगठित किया, घर घर जाकर बचा खुचा अनाज इकट्ठा किया और एक सामूहिक रसोई चलाई। सबको बराबर भोजन मिला। चाची ने पुरुषों को संगठित करके गांव के निचले हिस्सों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचवाया। सरकारी अधिकारी जब गांव पहुंचे तो देखा कि चतुर चाची के नेतृत्व में गांव वालों ने आपदा को एकजुटता से झेला है। अधिकारी भी प्रभावित हुए और कहा, अगर हर गांव में ऐसी चतुर चाची हो तो कोई आपदा हमें हरा नहीं सकती। चतुर चाची की सूझबूझ और सामाजिक कार्यों ने उन्हें पूरे जिले में प्रसिद्ध कर दिया। एक दिन जिला मुख्यालय में महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हुआ। चाची को विशेष रूप से बुलाया गया। वहां उन्होंने कहा, महिलाएं कमजोर नहीं है। अगर उन्हें शिक्षा और आत्मनिर्भरता का अवसर मिले तो वे घर और समाज दोनों को संभाल सकती है। चाची को ग्राम गौरव सम्मान से नवाजा गया। जब वे पुरस्कार लेकर गांव लौटी तो सबने फूलों से उनका स्वागत किया। गांव की महिलाएं गर्व से कहने लगी, हमारी चाची सिर्फ चतुर नहीं, हमारी प्रेरणा है। यह चतुर चाची की कहानी का एक और पड़ाव था, लेकिन सफर अभी जारी था। आगे भी उन्होंने समाज में बदलाव की अलख जलाए रखी। सीतापुर गांव में जाति पाति और ऊंच नीच की खाई गहरी थी। अछूत समझे जाने वाले लोग अब भी मंदिर के पास जाने या सार्वजनिक कुएं से पानी भरने में हिचकिचाते थे। एक दलित परिवार की बेटी को कुएं से पानी लेने पर अपमानित किया गया। गांव में माहौल तनावपूर्ण हो गया। चतुर चाची ने इस घटना को गंभीरता से लिया। उन्होंने पंचायत बुलाकर कहा, भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है। जाति पाति के भेद ने हमें बांट दिया है। जब तक हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे तब तक गांव का विकास अधूरा रहेगा। चतुर चाची ने सबसे पहले उस दलित परिवार को अपने घर बुलाया और उनके साथ भोजन किया। यह देखकर गांव वालों को समझ आया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है। धीरे धीरे लोग पुरानी रूढ़ियों को छोड़कर एकता की ओर बढ़ने लगे। अब सब एक ही कुएं से पानी भरते, त्योहार साथ मनाते और आपस में सहयोग करने लगे। चतुर चाची ने गांव में भाईचारे की एक नई मिसाल कायम की। गांव का किसान हरिराम कर्ज में डूबा हुआ था। फसल खराब हो गई थी और महाजन ने उसका बैल भी हड़प लिया था। हरिराम ने हताश होकर आत्महत्या की कोशिश की, लेकिन समय रहते लोगों ने उसे बचा लिया। यह सुनकर चतुर चाची तुरंत उसके घर पहुंची। उन्होंने हरिराम को ढांढस बंधाया और कहा, जब तक सांस है तब तक आस है। चतुर चाची ने गांव के अन्य किसानों को इकट्ठा किया। सबने मिलकर हरिराम की मदद के लिए अनाज, बीज और थोड़े पैसे जुटाए। चाची ने हरिराम को सलाह दी कि वह आधुनिक खेती और जैविक खाद अपनाए। उन्होंने कृषि विभाग से अधिकारी बुलवाकर किसानों को नई तकनीकें सिखवाईं। हरिराम ने मेहनत की और इस बार उसकी फसल लहलहा उठी। उसने न सिर्फ कर्ज उतारा बल्कि दूसरों की मदद करने लायक भी बन गया। उसने कहा,
चतुर चाची ने मुझे नया जीवन दिया। गांव के युवा अब जागरूक हो चुके थे, लेकिन रोजगार की कमी ने उन्हें फिर निराश कर दिया। चतुर चाची ने युवाओं को प्रेरित किया कि वे गांव में ही छोटे छोटे उद्योग शुरू करें। उन्होंने कहा, शहर जाने की जरूरत नहीं, अगर हम यहां अवसर पैदा करें। कुछ युवाओं ने डेयरी व्यवसाय शुरू किया, तो कुछ ने सब्जी उत्पादन और मधुमक्खी पालन। चतुर चाची ने महिलाओं के समूह से जोड़कर इनके उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने की व्यवस्था करवाई। गांव में अब रोजगार के नए साधन विकसित हो गए। युवाओं ने कहा, चाची ने हमें सिर्फ नौकरी नहीं, आत्मनिर्भरता का रास्ता दिखाया है। गांव में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी थी। बीमारियों के समय लोगों को शहर भागना पड़ता था। एक दिन एक गर्भवती महिला समय पर इलाज न मिलने से चल बसी। यह घटना चतुर चाची को झकझोर गई। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से संपर्क किया और गांव में स्वास्थ्य शिविर लगवाया। उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं और दाइयों को प्रशिक्षित करवाया ताकि प्राथमिक इलाज गांव में हो सके। चतुर चाची ने कहा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसे नजरअंदाज करना अपने भविष्य को खतरे में डालना है। अब गांव में स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता बढ़ गई थी। लोग साफ सफाई का ध्यान रखने लगे। चतुर चाची ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी नई रोशनी फैलाई। समय बीतता गया। चतुर चाची वृद्ध हो चली थी, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ। एक दिन उन्होंने राधा और रामू को बुलाकर कहा, अब समय आ गया है कि तुम लोग गांव की जिम्मेदारी संभालो। मैंने जो पौधे लगाए हैं उनकी देखभाल तुम्हें करनी है। राधा ने गांव की शिक्षा और महिलाओं के विकास की कमान संभाली, तो रामू ने खेती और युवाओं के रोजगार पर ध्यान दिया। गांव वालों ने कहा, चतुर चाची का आशीर्वाद हमारे साथ है। उनकी दी हुई सीख हमारा मार्गदर्शन करेगी। चतुर चाची ने अपने अनुभवों से सिखाया कि समाज में बदलाव लाने के लिए सिर्फ बड़े पद या बड़ी ताकत की जरूरत नहीं होती। अगर इंसान में चतुराई, साहस और प्रेम हो, तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। चतुर चाची की कहानी एक गांव की दीवारों को पार कर पूरे देश में गूंज गई। लोग उन्हें गांव की चाणक्य कहने लगे। चतुर चाची पंचायत की मुखिया बनने के बाद गांव में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही थी, लेकिन उन्होंने देखा कि कुछ सरकारी अधिकारी रिश्वत लेकर योजनाओं को रोक रहे हैं। गरीबों को आवास योजना, पेंशन और राशन जैसी सुविधाएं मिलने में देरी हो रही थी। चतुर चाची ने कहा, हमारे अधिकारों को छीनने वालों को सबक सिखाना होगा। उन्होंने गांव के लोगों को संगठित किया और जिला मुख्यालय जाकर शिकायत दर्ज करवाई। मीडिया ने भी इस मामले को उठाया। जांच हुई, दोषी अधिकारी निलंबित हुए। अब सरकारी योजनाएं बिना किसी बाधा के सीधे गरीबों तक पहुंचने लगी। गांव वालों ने कहा, चतुर चाची अन्याय के आगे कभी नहीं झुकती। चतुर चाची ने देखा कि गांव के युवा अब पढ़ाई में तो रुचि लेने लगे हैं, लेकिन खाली समय में खेलकूद की कोई व्यवस्था नहीं थी। बच्चे कच्चे रास्तों पर खेलते थे, जिससे अक्सर चोट लग जाती थी। चतुर चाची ने पंचायत की बैठक में प्रस्ताव रखा, शिक्षा के साथ साथ बच्चों को शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहना चाहिए। हमें गांव में एक खेल मैदान बनाना चाहिए। गांव वालों ने मिलकर श्रमदान किया। कुछ लोगों ने पैसे भी दिए। कुछ ही महीनों में गांव में खेल मैदान तैयार हो गया। अब बच्चे कबड्डी, खो खो, फुटबॉल जैसे खेलों में भाग लेने लगे। जिले की खेल प्रतियोगिताओं में गांव के युवाओं ने पुरस्कार जीतकर चतुर चाची का नाम रोशन किया। चतुर चाची ने कहा, स्वस्थ शरीर में ही तेज दिमाग रहता है। खेल जीवन का जरूरी हिस्सा है। चतुर चाची ने देखा कि गांव में कुछ पुरुष फिर से शराब पीने लगे हैं। शाम होते ही शराब के ठेके पर भीड़ लग जाती थी। कई घरों में फिर से कलह शुरू हो गई थी। महिलाओं ने चतुर चाची के पास आकर अपनी परेशानी बताई। चतुर चाची ने कहा, जो आदत परिवार तोड़ती है उसे हमें मिलकर खत्म करना होगा। उन्होंने महिलाओं को एकजुट किया। सबने ठेके के सामने धरना दिया। पंचायत में प्रस्ताव पास किया गया कि गांव में शराब बेचना और पीना प्रतिबंधित होगा। धीरे धीरे शराब का असर खत्म हुआ। घरों में खुशहाली लौट आई। गांव की औरतें कहने लगी, चतुर चाची ने हमारे घर बचा लिए। एक दिन गांव में एक स्वास्थ्य अधिकारी आया। उसने बताया कि गांव में गंदगी के कारण कई बीमारियां फैल रही है। बच्चों में कुपोषण और दस्त की समस्या बढ़ रही थी। चतुर चाची ने कहा, स्वस्थ गांव ही सुखी गांव होता है। हमें स्वच्छता की आदत डालनी होगी।
उन्होंने महिलाओं को संगठित किया और गांव में सफाई अभियान चलाया। नालियां साफ की गईं, कूड़ा करकट फेंकने के लिए गड्ढे बनाए गए, हर घर में शौचालय बनने लगे। एक बार गांव के आसपास के जंगल में आग लग गई, कई पेड़ झुलसकर राख हो गए। चतुर चाची ने कहा, पेड़ हमारे जीवन का आधार है, इन्हें बचाना जरूरी है। उन्होंने गांव वालों को संगठित किया और जंगल की आग बुझाने में मदद की। इसके बाद उन्होंने पंचायत में वृक्षारोपण अभियान चलाया, हर घर से एक पेड़ लगवाया गया, गांव में हरियाली बढ़ने लगी। चतुर चाची ने कहा, प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। चतुर चाची की कहानी यही खत्म नहीं होती। उन्होंने अपने जीवन के हर पड़ाव पर गांव और समाज के लिए कुछ नया किया। उनकी चतुराई, साहस और प्रेम ने न सिर्फ सीतापुर गांव को बदला, बल्कि पूरे क्षेत्र में एक मिसाल कायम की। लोग आज भी उन्हें याद करते हैं और कहते हैं, चतुर चाची जैसी महिलाएं समाज की असली धरोहर है। अंत में चतुर चाची की कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हमारे अंदर सही सोच, मेहनत और एकता हो तो हम किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। चतुर चाची की तरह हमें भी अपने आसपास के लोगों की मदद करनी चाहिए और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगली कहानी में। जय श्री कृष्ण। नौकर की चतुर पत्नी। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। सुबह का सूरज अपनी हल्की किरणों से धरती को रोशन करने वाला था। गांव के कच्चे पक्के मकानों की दीवारों पर हल्की सी सुनहरी चमक फैल रही थी। लेकिन रामू के घर में अंधेरा ही था, अभाव का अंधेरा। मिट्टी के चूल्हे पर कोई चिंगारी तक नहीं थी और घर की टूटी छत से टपकती ओस मानो गरीबी का मजाक उड़ा रही थी। रामू, जो सेठ धर्मदास का नौकर था, अपनी पत्नी सुगंधा के साथ कोने में बैठा था। सुगंधा की आंखों में नींद की जगह चिंता थी। रात भर उसने भूखे पेट काटी थी, लेकिन उससे ज्यादा उसे अपने पति की चिंता थी। रामू, आज फिर तू बिना कुछ खाए काम पर जाएगा? उसने धीरे से पूछा। रामू ने फीकी हंसी हंस दी। क्या करूं सुगंधा, रोजगार तो यही है। सेठ जी की हवेली में काम किए बिना 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती। सुगंधा उठी और घड़े से पानी निकालकर रामू के हाथ धोने लगी। उसकी आंखों में हौसला झलक रहा था। आज कुछ न कुछ उपाय करना ही होगा, कब तक हम यूं ही भूखे सोएंगे? रामू चुप था। उसका मालिक सेठ धर्मदास लालची था। वह नौकरों को ऊंट के मुंह में जीरा बराबर वेतन देता और दिन भर उनसे जी तोड़ मेहनत करवाता। लेकिन रामू को किसी तरह वह नौकरी बचाए रखनी थी। रामू जैसे ही सेठ धर्मदास की हवेली पहुंचा, उसे देखते ही सेठ गरज पड़ा। अरे, आज भी देर हो गई। नौकर हो और काम चोरी करते हो। जाओ, गोदाम से बोरी निकाल कर लाओ। रामू चुपचाप सिर झुकाकर चला गया। उसे मालूम था कि सेठ का गुस्सा गर्म तवे की तरह था, जो जरा सा कुछ हुआ नहीं कि झुलसा देगा। गोदाम में बोरी खींचते समय उसकी नजर सेठ के मुनीम पर पड़ी, जो वहां कुछ गिनतियां कर रहा था। रामू ने सुना, सेठ जी, इस महीने अनाज की बिक्री बढ़ गई है, लेकिन नौकरों का वेतन बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं, उल्टा अगले महीने कटौती कर देते हैं। रामू का खून खौल उठा, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकता था। गरीबी ने उसकी जुबान को ताले में जकड़ रखा था। शाम को जब रामू थका हारा घर लौटा तो सुगंधा ने उसकी थकान भरी आंखों में कुछ खोजा। सेठ ने फिर कुछ दिया नहीं? उसने पूछा। रामू ने निराशा से सिर हिला दिया। सुगंधा सोच में पड़ गई। वह जानती थी कि अगर कुछ किया नहीं गया तो उनका हाल और बुरा होगा। सेठ की अन्याय को सहना बंद करना होगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कल सेठ धर्मदास को सबक सिखाने का समय आ गया है। रामू ने चौंक कर उसे देखा। क्या करोगी? सुगंधा ने आंखों में शरारत और आत्मविश्वास की चमक ली कहा, बस देखना, अब सुबह की शुरुआत संघर्ष से नहीं, जीत से होगी। सुबह की पहली किरणें आसमान को सुनहरी कर रही थी, लेकिन सुगंधा के मन में पहले से ही एक योजना आकार ले चुकी थी। आज उसने ठान लिया था कि सेठ धर्मदास की चालाकी के सामने अपनी बुद्धि का सही उपयोग करेगी। रामू अभी भी चिंता में डूबा था। सुगंधा, मुझे डर लग रहा है। सेठ बहुत चालाक आदमी है। अगर हमारी कोई चाल गलत साबित हुई तो मेरी नौकरी चली जाएगी।
सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, डरने की जरूरत नहीं रामू, हमारी चाल सीधी होगी, पर असर ऐसा होगा कि सेठ खुद अपनी ही चालों में उलझ जाएगा। रामू रोज की तरह सेठ धर्मदास की हवेली पहुंचा। सुगंधा भी उसके साथ गई, लेकिन इस बार वह अकेले नहीं थी। उसके साथ गांव की कुछ और औरतें भी थी जो सेठ की धूर्तता से परेशान थी। हवेली में पहुंचते ही सेठ ने गुस्से में पूछा, अरे रामू, यह भीड़ क्यों लाई है? यहाँ कोई मुफ्त की रोटियां नहीं बनती। सुगंधा बिना डरे आगे बढ़ी और बोली, सेठ जी, हम सभी आपके पास एक विनती लेकर आए हैं। हम आपके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन उचित मेहनत आना चाहिए। सेठ हंस पड़ा, तुम सब औरतें काम करोगी और मजदूरी भी मांग रही हो? अरे मर्दों से तो काम होता नहीं, तुम लोग क्या करोगी? सुगंधा ने शांत स्वर में जवाब दिया, हम काम करेंगे और ऐसा करेंगे कि आपके बाकी नौकर भी पीछे रह जाएंगे, लेकिन एक शर्त होगी। सेठ को दिलचस्पी हुई, क्या शर्त? सुगंधा मुस्कुराकर बोली, अगर हम आपके बाकी नौकरों से अच्छा काम करें तो हमें वही मजदूरी मिलनी चाहिए जो उन्हें मिलती है। सेठ को लगा कि यह आसान शर्त है। उसे यकीन था कि यह औरतें ज्यादा देर काम नहीं कर पाएंगी। उसने हामी भर दी। अगले ही दिन सुगंधा और उसकी साथी औरतों ने काम शुरू कर दिया, पर उन्होंने काम को सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि चालाकी से किया। उन्होंने अनाज का हिसाब बेहतर तरीके से रखा, जिससे चोरी पकड़ी जाने लगी। उन्होंने गोदाम को इस तरह व्यवस्थित किया कि माल कम खराब हो। इतना ही नहीं, सुगंधा ने किचन में भी ऐसा प्रबंध किया कि कम ईंधन में ज्यादा खाना बन सके। सेठ को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि सुगंधा और उसकी टोली से फायदा हो रहा है, लेकिन वह मजदूरी बढ़ाने के लिए तैयार नहीं था। सेठ को डर था कि अगर इन औरतों को ज्यादा मजदूरी दी तो बाकी नौकर भी मांग करने लगेंगे। इसलिए उसने एक नई चाल चली। उसने सुगंधा को बुलाया और कहा, देखो, तुम्हारा काम अच्छा है, लेकिन मैं एक नई परीक्षा लूंगा। अगर तुम यह साबित कर दो कि तुम बाकी सबसे होशियार हो तो मैं तुम्हें ज्यादा मजदूरी दूंगा। सुगंधा मुस्कुराई, कैसी परीक्षा? सेठ ने शातिर हंसी हंसते हुए बोला, मैं एक अनाज की बोरी तुम्हें दूंगा। अगर तुम इसे बिना हाथ लगाए गोदाम तक पहुंचा दो तो तुम्हें दोगुनी मजदूरी मिलेगी। गांव के लोग यह सुनकर दंग रह गए। यह कैसा असंभव काम था? बिना हाथ लगाए बोरी कैसे उठ सकती थी? पर सुगंधा के चेहरे पर मुस्कान थी। वह जानती थी कि इस बार भी जीत उसी की होगी। सेठ धर्मदास अपनी गद्दी पर बैठा था। उसके चेहरे पर व्यंग्य भरी मुस्कान थी। गांव वाले उत्सुकता से खड़े थे और रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई थी। बिना हाथ लगाए अनाज की भारी बोरी को गोदाम तक पहुंचाना असंभव था। सेठ ने ताना मारते हुए कहा, क्या हुआ सुगंधा, हिम्मत हार गई क्या? अगर काम आसान होता तो दोगुनी मजदूरी देने की बात ही क्यों करता? सुगंधा ने उसकी बात सुनी और मुस्कुरा दी, सेठ जी, अगर मुझे मजदूरी कम करनी होती तो मैं भी आपकी तरह चालाकी से भरपूर होती, लेकिन मेहनत और बुद्धि के मेल से हर मुश्किल काम आसान बन सकता है। सुगंधा चारों ओर देखने लगी। फिर उसने गांव के कुछ लड़कों को बुलाया और उन्हें धीरे धीरे समझाने लगी। कुछ ही पलों में वे लड़के पास के खेत से एक मजबूत बांस लेकर आए। सुगंधा ने एक मजबूत रस्सी से बोरी को बांस के बीचों बीच बांध दिया और गांव के 2 मजबूत लड़कों से कहा, इसे ऐसे कंधे पर उठाओ कि बोरी को कोई हाथ न लगाए। गांव वालों की आंखें चमक उठी। लड़कों ने बांस को कंधे पर उठा लिया और बोरी बिना हाथ लगाए हवा में झूलती हुई गोदाम की ओर चल पड़ी। सेठ धर्मदास का चेहरा उतर गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि सुगंधा इतनी जल्दी इस मुश्किल चुनौती का हल निकाल लेगी। गांव वाले हंसने लगे। सेठ जी, अब मजदूरी दोगुनी हो गई है ना? एक बुजुर्ग ने चुटकी ली। सेठ को झेप हुई। हाँ, अब तो देना ही पड़ेगा। रामू ने पहली बार गर्व से अपनी पत्नी की ओर देखा। सुगंधा ने सिर्फ अपनी बुद्धि से ही नहीं बल्कि पूरे गांव को इस अन्याय के खिलाफ खड़ा करने की ताकत भी दिखा दी थी। लेकिन सेठ धर्मदास इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वह मन ही मन एक और चाल की योजना बना रहा था। सेठ धर्मदास गहरी सोच में था। सुगंधा की चतुराई ने उसकी योजनाओं पर पानी फेर दिया था। उसने सुगंधा को बेइज्जत करने के लिए जो भी चाल चली वह उल्टी पड़ गई। लेकिन अब वह सुगंधा को नीचा दिखाने के लिए एक और योजना बना चुका था।
उसने अपने मुनीम को बुलाया और धीरे से कहा, अब सुगंधा को उसकी चतुराई का ऐसा सबक सिखाएंगे कि वह खुद अपने पैर पीछे खींच लेगी। मुनीम ने जिज्ञासा से पूछा, कैसे सेठ जी? सेठ हंसा, सुगंधा को उसकी सादगी से ही हराए। देखना, इस बार उसकी चालाकी नहीं चलेगी। अगली सुबह जब सुगंधा और रामू हवेली पहुंचे तो सेठ धर्मदास ने बड़ी मीठी आवाज में कहा, सुगंधा, तुम बहुत होशियार हो। मैंने सोचा था कि कोई गरीब औरत मुझसे जीत नहीं सकती, पर तुमने मेरी सोच को बदल दिया। गांव वाले यह सुनकर चौंक गए। यह वही सेठ था जो कल तक सुगंधा को चतुराई दिखाने के लिए ताने मार रहा था। सुगंधा भी चौंक गई। उसने पूछा, सेठ जी, आप कहना क्या चाहते हैं? सेठ मुस्कुराया, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी हवेली की मुखिया बनो। तुम बहुत बुद्धिमान हो, इसलिए अब से तुम ही मेरे पूरे घर का प्रबंधन संभालो। नौकरों की देखरेख करो, खर्चों का हिसाब रखो और मुझे फायदा पहुंचाओ। बदले में मैं तुम्हें शानदार वेतन दूंगा। रामू का चेहरा उतर गया। उसे लगा कि कहीं सुगंधा इस प्रलोभन में ना आ जाए, लेकिन सुगंधा समझ गई थी कि सेठ कोई चाल जरूर चल रहा है। उसने शांत स्वर में पूछा, सेठ जी, मैं ये नौकरी कर भी लूं तो इसमें नुकसान क्या है? सेठ तुरंत बोला, कोई नुकसान नहीं, बल्कि ये तुम्हारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। तुम्हें बाकी नौकरों से ऊपर का दर्जा मिलेगा। तुम आराम से हवेली में रहोगी और तुम्हें भीख मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुगंधा मुस्कुराई और बोली, सेठ जी, यह तो बहुत अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन एक बात बताइए, क्या मुझे यह पद इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि मैं चतुर हूं या इसलिए कि मैं आपसे ज्यादा चतुर हूं? सेठ हड़बड़ा गया। उसने संभलते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे बस अच्छे लोगों की जरूरत है। सुगंधा ने आंखें तरेरते हुए कहा, सेठ जी, अगर आपको अच्छे लोगों की जरूरत होती तो आप बाकी नौकरों की मजदूरी भी बढ़ा चुके होते। लेकिन असली बात यह है कि आप मुझे लालच देकर अपने पक्ष में करना चाहते हैं ताकि मैं आपकी चालों को न समझ सकूं, पर मैं आपकी इस जाल में नहीं फंसूंगी। गांव वाले सुगंधा की इस बात से प्रभावित हो गए। उन्हें समझ आ गया कि सेठ गरीबों को बांटकर राज करना चाहता है। अगर सुगंधा उसकी बात मान लेती तो बाकी नौकरों को न्याय नहीं मिलता। सेठ ने गुस्से में कहा, तो तुम मेरा प्रस्ताव ठुकरा रही हो? सुगंधा ने दृढ़ता से उत्तर दिया, हां सेठ जी, क्योंकि चालाकी से ज्यादा बड़ी चीज सादगी और ईमानदारी होती है। आप मेरी चतुराई की वजह से मुझे यह पद दे रही हैं, लेकिन मैं अपने गांव वालों को नहीं छोड़ सकती। मैं उनके साथ मिलकर मेहनत करूंगी और अपनी ईमानदारी से अपना पेट पालूंगी। सेठ को एहसास हो गया कि उसकी चालाकी इस बार भी हार गई। गांव वालों ने सुगंधा की प्रशंसा की और रामू की आंखों में गर्व था। सेठ की साजिश नाकाम हो गई, लेकिन वह इतनी जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन में एक और योजना बनाई और कहा, ठीक है सुगंधा, अगर तुम इतनी ही ईमानदार हो तो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। मैं देखता हूं कि तुम्हारी सादगी कब तक तुम्हारा साथ देती है। सुगंधा की सादगी और ईमानदारी ने सेठ धर्मदास की सारी योजनाओं पर पानी फेर दिया था, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। उसने मन ही मन एक नई साजिश रच ली थी। इस बार उसकी चाल ऐसी थी जिससे सुगंधा की साख गांव में खराब हो जाए और गांव वाले ही उसके खिलाफ हो जाए। उसने अपने मुनीम को बुलाया और बोला, इस बार हमें सुगंधा को जनता की नजरों में गिराना होगा। अगर गांव वाले ही उससे मुंह मोड़ लेंगे तो उसकी कोई चालाकी काम नहीं आएगी। सेठ ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, हम सुगंधा को एक ऐसी समस्या में फंसाएंगे जहां वह खुद को निर्दोष साबित ही नहीं कर पाएगी। जब गांव वाले ही उस पर उंगली उठाने लगेंगे तो वह खुद ही गांव छोड़कर भाग जाएगी। अगले दिन हवेली के गोदाम से शोर उठा। सेठ जोर जोर से चिल्ला रहा था, बचाओ, कोई मेरी तिजोरी से सोने के सिक्के चुरा ले गया। गांव के लोग दौड़कर हवेली पहुंचे। वहां सेठ परेशान खड़ा था और इशारा करके कह रहा था, मेरी तिजोरी टूटी पड़ी है। कोई बहुत चालाक चोर था जो बिना कोई सुराग छोड़े सिक्के ले गया। गांव के लोगों के बीच फुसफुसाहट शुरू हो गई। यह किसका काम हो सकता है? तभी सेठ ने एक बड़ा दांव खेला। उसने अचानक सुगंधा की ओर इशारा किया और बोला, कल ही सुगंधा ने बड़ी बहादुरी दिखाई थी। अगर वह इतनी चतुर है तो क्या यह नहीं हो सकता कि उसी ने चोरी की हो? गांव वाले हैरान रह गए। कुछ लोगों ने संदेह से सुगंधा की ओर देखा। रामू गुस्से में बोला,
ये क्या बकवास है सेठ जी, मेरी सुगंधा चोरी क्यों करेगी? सेठ ठहाका मारकर हंस पड़ा। बस मैं तो पूछ रहा हूं, आखिर तुम लोग ही तो कहते हो कि सुगंधा बहुत होशियार है। हो सकता है कि उसने इस बार अपनी चालाकी का गलत इस्तेमाल किया हो। गांव वालों के मन में संदेह उठने लगा। कुछ ने फुसफुसाना शुरू कर दिया। हर बार सेठ से जीतती आई है, हो सकता है कि उसने उसे हराने के लिए चोरी कर ली हो। अब रामू और सुगंधा अकेले पड़ रहे थे। सेठ की चाल काम कर रही थी। सुगंधा समझ गई थी कि अगर उसने जल्द कुछ नहीं किया तो पूरा गांव उसके खिलाफ हो जाएगा। सुगंधा ने शांत होकर कहा, सेठ जी, आपने कहा कि आपकी तिजोरी टूटी हुई पाई गई, लेकिन क्या आपने किसी को सिक्के चुराते देखा? सेठ ने झेंपते हुए कहा, नहीं, पर कोई और तरीका नहीं है जिससे सिक्के गायब हो सकते। सुगंधा मुस्कुराई, तो आप मान रही हैं कि किसी ने आपकी तिजोरी खोली और सिक्के ले गया? सेठ बोला, बिल्कुल। सुगंधा ने तुरंत कहा, तो फिर बताइए। हवेली का मुख्य दरवाजा रात भर बंद था। अगर कोई बाहर से चोरी करता तो तिजोरी तक पहुंच ही नहीं सकता था। इसका मतलब है कि चोर घर के अंदर ही कोई था। गांव वाले चौंक गए। ये बात किसी ने सोची ही नहीं थी। सेठ हड़बड़ा गया, ये क्या बकवास है? सुगंधा ने आगे कहा, सेठ जी, मैं कहती हूं कि गांव के सभी लोग मिलकर हवेली की तलाशी लें। अगर चोरी के सिक्के मिल जाए तो सच अपने आप सामने आ जाएगा। गांव वालों ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सेठ के चेहरे का रंग उड़ने लगा। गांव वालों ने हवेली की तलाशी लेनी शुरू की। पहले नौकरों के कमरे देखे गए, लेकिन वहां कुछ नहीं मिला। फिर गोदामों की बारी आई, लेकिन वहां भी चोरी के सिक्के नहीं थे। तभी सुगंधा ने कहा, सेठ जी, क्या हम आपकी अलमारी की भी तलाशी ले सकते हैं? सेठ की आंखें चौड़ी हो गईं। मेरी अलमारी क्यों? सुगंधा ने दृढ़ता से कहा, क्योंकि आप ही सबसे ज्यादा शोर मचा रहे थे, और कभी कभी चोर शोर मचाकर दूसरों पर इल्जाम लगाता है। गांव वालों को अब शक होने लगा था। कुछ लोगों ने कहा, हाँ सेठ जी, अगर आप निर्दोष हैं तो अलमारी की तलाशी देने में क्या परेशानी? सेठ पसीने पसीने हो गया। आखिरकार दबाव में आकर उसने अलमारी खोली और वहां चोरी किए गए सिक्के रखे थे। गांव वालों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। एक बुजुर्ग बोला, सेठ जी, ये क्या है? सेठ कुछ कह नहीं पाया। वह बुरी तरह फंस चुका था। अब गांव वालों को समझ आ गया कि सेठ ने खुद ही चोरी का नाटक किया था ताकि सुगंधा को बदनाम किया जा सके। गांव वालों ने सेठ को खूब फटकार लगाई और उसके खिलाफ पंचायत बुलाने का फैसला किया। रामू खुशी से बोला, देखा सुगंधा, तुम्हारी सादगी फिर से जीत गई। सुगंधा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ रामू, चालाकी और धूर्तता ज्यादा दिन नहीं टिकती, लेकिन ईमानदारी हमेशा जीतती है। अब गांव के लोग सेठ के खिलाफ एकजुट हो चुके थे और सुगंधा की साख पहले से भी ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन सेठ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने कसम खाई कि वह फिर से सुगंधा के लिए कोई नई मुसीबत खड़ी करेगा। सेठ धर्मदास की तिजोरी चोरी का नाटक गांव वालों के सामने खुल चुका था। उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। सुगंधा की ईमानदारी और चतुराई ने उसे हरा दिया था। लेकिन सेठ इतनी आसानी से हार मानने वालों में नहीं था। उसने मन ही मन सोचा, अगर मैं सुगंधा को सीधी टक्कर नहीं दे सकता तो क्यों ना उसे वहां हराऊं जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होगा। सेठ की चालें अब व्यक्तिगत हो चुकी थी। उसे सुगंधा से बदला लेना ही था। अगले दिन सेठ ने अपने नौकरों को बुलाया और गरजते हुए कहा, सुनो, आज से रामू इस हवेली में काम नहीं करेगा। नौकर हैरान रह गए। एक ने हिम्मत करके पूछा, सेठ जी, पर रामू ने क्या गलती की? सेठ ने गुस्से में कहा, गलती? उसकी बीवी हर बार मेरी नाक कटवा देती है। जब तक रामू यहां रहेगा सुगंधा मुझे नीचा दिखाती रहेगी। अब रामू की कोई जरूरत नहीं। जो कोई भी उससे मेलजोल रखेगा वह भी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। ये सुनकर सभी नौकर डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सेठ का विरोध करे। रामू भारी मन से घर लौटा। सुगंधा दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। जब उसने रामू के चेहरे पर उदासी देखी तो पूछा, क्या हुआ? रामू ने सिर झुका लिया। सेठ ने मुझे काम से निकाल दिया है। सुगंधा समझ गई कि यह सेठ की एक और चाल है। उसे भूखा रखकर तोड़ने की कोशिश की जा रही थी। रामू ने चिंता में कहा, अब हम क्या करेंगे सुगंधा? हमारे पास बचत के लिए कुछ भी नहीं है। सुगंधा मुस्कुराई,
धैर्य रखो रामू, जब तक हमारी बुद्धि हमारे साथ है तब तक कोई हमें भूखा नहीं रख सकता। रामू परेशान था, लेकिन उसे सुगंधा की चतुराई पर भरोसा था। सुगंधा ने गांव के बाजार में जाकर लोगों से बातचीत शुरू की। उसने देखा कि सेठ के कारण बाकी गरीब लोग भी मुश्किल में थे। सेठ ऊंची कीमतों पर अनाज बेचता था, जिससे आम लोग भूखे रहने पर मजबूर थे। सुगंधा को एक उपाय सूझा। उसने गांव की कुछ औरतों को इकट्ठा किया और कहा, हम सबको मिलकर अपनी तकदीर खुद बनानी होगी। अगर हम अपने खेतों में मेहनत करें और अनाज खुद उगाएं, तो हमें सेठ के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होगी। औरतों ने पहले तो संकोच किया, लेकिन सुगंधा की बात में दम था। गांव में बहुत सी खाली जमीन पड़ी थी, जिसे मेहनत करके उपजाऊ बनाया जा सकता था। अगले ही दिन सुगंधा, रामू और कुछ औरतों ने गांव की एक खाली जमीन को साफ करना शुरू किया। उन्होंने वहां सब्जियां और अनाज उगाने के लिए मेहनत की। गांव के अन्य गरीब किसान भी इस काम में जुड़ने लगे। धीरे धीरे गांव में एक नई क्रांति आ गई। गरीब लोग अब सेठ के महंगे अनाज पर निर्भर नहीं थे। वे खुद अनाज उगाने लगे और अपने खाने का इंतजाम करने लगे। सेठ ने जब यह देखा तो वह भड़क उठा। अगर यह लोग मेरे बिना जीना सीख गए तो मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। गांव वालों की बढ़ती आत्मनिर्भरता से परेशान होकर सेठ ने नई चाल चली। उसने अपने आदमियों से खेतों में आग लगवा दी। जब गांव वालों को यह पता चला तो सब गुस्से से भर गए। सुगंधा को पहले से ही अंदेशा था कि सेठ ऐसा कुछ कर सकता है। उसने गांव वालों को शांत करते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे, यह सिर्फ एक शुरुआत है। अगर एक खेत जल गया तो हम दूसरा खेत तैयार करेंगे। गांव वालों का हौसला बढ़ा। उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते गांव के कई हिस्सों में फसलें लहलहाने लगी। अब गांव पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो रहा था। जब सेठ ने देखा कि उसकी सारी चालें बेकार हो गई है और गांव वाले पहले से भी ज्यादा मजबूत हो चुके हैं, तो वह क्रोध से पागल हो गया। गांव के बुजुर्गों ने पंचायत बुलाई और सेठ को आड़े हाथों लिया। एक बुजुर्ग बोला, धर्मदास, अब तुम्हारी दुकानदारी बंद हो चुकी है। अब यह गांव तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा। गांव वालों ने फैसला किया कि वे सेठ की दुकान से कोई सामान नहीं खरीदेंगे। इससे सेठ का धंधा पूरी तरह ठप हो गया। रामू ने गर्व से कहा, सुगंधा, तुम्हारी बुद्धि ने आज सचमुच हम सबकी जिंदगी बदल दी। सुगंधा मुस्कुराई और बोली, जब इंसान अपनी मेहनत और सादगी पर भरोसा करता है तो कोई चालाकी उसे नहीं हरा सकती। सेठ धर्मदास के हर दांव पेंच नाकाम हो चुके थे। सुगंधा की चतुराई, रामू की मेहनत और गांव वालों की एकता ने उसकी चालों को धूल चटा दी थी। लेकिन एक धूर्त आदमी हार मानकर बैठने वाला नहीं होता। सेठ ने अपनी आखिरी और सबसे खतरनाक साजिश रची, सुगंधा को पूरी तरह मिटाने की। सेठ ने अपने सबसे भरोसेमंद नौकर को बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, सुगंधा ने मेरे हर प्लान को नाकाम कर दिया। उसने मेरे धंधे को उजाड़ने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार बच गई। इस बार मैं उसे मिट्टी में मिला दूंगा। नौकर ने डरते हुए पूछा, कैसे सेठ जी? सेठ की आंखों में खतरनाक चमक थी। हम उसके खेत में आग लगा देंगे। जिस गांव को वह आत्मनिर्भर बना रही है, उसे ही जलाकर राख कर देंगे। जब उसके खेत जल जाएंगे तो गांव वाले ही उससे मुंह मोड़ लेंगे। नौकर को झिझक हो रही थी, लेकिन सेठ के गुस्से के आगे कोई कुछ नहीं बोल सकता था। उसने रात को आग लगाने की तैयारी शुरू कर दी। आधी रात का समय था। पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा था। तभी सेठ के नौकरों ने खेतों के किनारे मशालें जलाई और सूखी फसलों में आग लगा दी। पल भर में ही आग की लपटें उठने लगी और खेत जलकर राख होने लगे। सुगंधा और रामू गहरी नींद में थे कि अचानक किसी ने दरवाजा खटखटाया। सुगंधा, रामू, जल्दी बाहर आओ, खेतों में आग लग गई है। सुगंधा हड़बड़ाकर उठी और बाहर दौड़ी। उसने देखा कि उसकी मेहनत से उगाए गए खेत धू धू कर जल रहे थे। गांव वाले भी जाग गए और बाल्टियों में पानी लेकर आग बुझाने की कोशिश करने लगे। रामू परेशान होकर बोला, अब क्या करें सुगंधा? हमारी सारी मेहनत जलकर राख हो रही है। लेकिन सुगंधा ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव वालों से कहा, हम सब मिलकर अगर चारों ओर से आग पर पानी डालें और मिट्टी फेंकें तो इसे फैलने से रोक सकते हैं। गांव वालों ने तुरंत काम शुरू किया। कोई बाल्टी से पानी डाल रहा था,
कोई मिट्टी फेंक रहा था। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार आग बुझ गई, लेकिन तब तक आधी से ज्यादा फसलें राख हो चुकी थी। गांव वालों की आंखों में आंसू थे, उनकी मेहनत पर पानी फिर गया था। सुबह होते ही सुगंधा को कुछ अजीब लगा। उसे खेत के पास एक जली हुई मशाल पड़ी मिली। उसने मशाल उठाकर देखी और कहा, यह तो गांव का कोई आदमी नहीं कर सकता, ये किसी बाहर वाले की करतूत है। सुगंधा ने तुरंत गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, जिसने ये किया है वह जरूर चाहता था कि हम फिर से कमजोर बन जाए और सेठ धर्मदास के सामने झुक जाए, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। गांव वाले भी सुगंधा की बात से सहमत थे। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, कल रात मैंने सेठ के नौकर को खेतों की तरफ जाते देखा था। यह सुनकर गांव वालों का शक पक्का हो गया। रामू ने गुस्से में कहा, सेठ ने यह आग लगवाई थी। अब गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ा। वे सभी सेठ की हवेली की ओर बढ़ने लगे। सेठ धर्मदास अपनी हवेली में चैन से बैठा था कि अचानक उसने देखा कि पूरा गांव उसकी हवेली के सामने जमा हो गया है। लोग गुस्से से भरे हुए थे। बुजुर्ग ने कड़क आवाज में कहा, सेठ धर्मदास, यह आग तुम्हारे नौकरों ने लगाई थी और यह हमें पता चल गया है। सेठ घबरा गया, लेकिन अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। उसने हंसते हुए कहा, अरे तुम लोग पागल हो गए हो, मेरे पास कोई सबूत है। सुगंधा आगे आई और बोली, सबूत है सेठ जी, तुम्हारे नौकर ने ही यह बात कबूल कर ली है। अगर तुमने अपनी करतूत नहीं मानी तो हम पंचायत बुलाएंगे और तुम्हें गांव से निकाल देंगे। अब सेठ को समझ आ गया कि उसकी हार तय है। वह धीरे धीरे घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गांव वालों ने एक दूसरे की ओर देखा। अब सेठ की सजा तय होनी थी। गांव की पंचायत बुलाई गई। पंचायत ने फैसला किया कि सेठ को गांव से निकाल दिया जाएगा और उसकी हवेली को गांव के लोगों के लिए धर्मशाला में बदल दिया जाएगा। जब सेठ को गांव छोड़कर जाना पड़ा तो उसने सुगंधा की ओर देखा और गुस्से में बोला, तू जीत गई सुगंधा, लेकिन याद रख, ये दुनिया इतनी आसान नहीं है। सुगंधा मुस्कुराकर बोली, बिल्कुल सही कहा सेठ जी, लेकिन जब तक इंसान सच्चाई और मेहनत के रास्ते पर चलेगा, कोई भी चाल उसे नहीं हरा सकती। गांव में अब एक नई सुबह थी। लोग फिर से अपने खेतों को संवारने में लग गए। सुगंधा की मेहनत से गांव एक बार फिर खुशहाल हो गया। सेठ धर्मदास की हार के बाद गांव में खुशहाली लौट आई थी। सुगंधा की चतुराई और ईमानदारी ने उसे न केवल गांव वालों का दिल जीत लिया था, बल्कि गांव को आत्मनिर्भर भी बना दिया था। लेकिन सच्चाई की इस जीत के बाद भी एक नया संकट सुगंधा की राह में खड़ा था, और वह संकट था झूठ। गांव में एक नया अफवाह फैलने लगा था। कुछ लोग कहते थे कि सुगंधा ने अपने खेतों में जादू टोना किया था ताकि उसकी फसलें उग सकें। कुछ ने यह भी कहा कि उसने गांव वालों से झूठ बोलकर मदद ली थी। ये अफवाहें धीरे धीरे पूरे गांव में फैलने लगी। सुगंधा जब यह सुनती तो उसका दिल टूट जाता। उसने कभी किसी को धोखा नहीं दिया था, फिर भी क्यों कुछ लोग उसकी मेहनत को सिरे से नकार रहे थे। एक दिन सुगंधा ने इन अफवाहों के बारे में रामू से बात की। रामू, ये झूठ क्यों फैल रहे हैं? क्या हम कुछ गलत कर रहे हैं? रामू ने गुस्से में कहा, कभी कभी लोग अपनी छोटी मानसिकता से बड़ी सच्चाई को नहीं समझ पाते, लेकिन हमें किसी की बातों से घबराना नहीं चाहिए। हम जो सही कर रहे हैं वह किसी को भी रोक नहीं सकता। सुगंधा ने तय किया कि वह इन अफवाहों का अंत करेगी। उसने गांव के प्रमुख लोगों को एक सभा में बुलाया। जब सब लोग इकट्ठा हो गए तो उसने अपना पक्ष रखा। गांव वालों, जो अफवाहें फैल रही हैं वे पूरी तरह से झूठी हैं। मैंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने खेतों को सींचा है, और यही वजह है कि आज हमारे पास आत्मनिर्भरता है। मैं आपको यह साबित करने के लिए तैयार हूं कि इन खेतों में कोई जादू टोना नहीं, बल्कि कड़ी मेहनत और ईमानदारी है। गांव वालों ने चुपचाप सुगंधा की बात सुनी। फिर उसने कहा, अगर आप सभी चाहें तो हम सब एक साथ मिलकर मेरे खेतों को देख सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि हमने किसी भी अवैध तरीके का सहारा नहीं लिया है। सुगंधा के शब्दों में एक तरह की सच्चाई और आत्मविश्वास था, जिससे गांव वालों को शंका का समाधान हुआ। गांव वालों ने सुगंधा की बात मानी और सब उसके खेतों पर पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि सारी फसलें खूबसूरती से उगी हुई थी। न तो वहां कोई जादू का चमत्कार था
न कोई रहस्यमय शक्ति, बस वहां थी मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई। कुछ समय बाद एक बुजुर्ग ने कहा, सुगंधा, तुमने हमें यह साबित कर दिया कि मेहनत और ईमानदारी से ही कुछ हासिल किया जा सकता है। अब हम सबको अपनी गलत फहमियों का एहसास हो गया है। वह दिन गांव वालों के लिए एक सीख बनकर आया। अफवाहों और झूठ का पर्दा फट गया और सच्चाई सामने आई। सुगंधा ने सभा के बाद एक संक्षिप्त भाषण दिया। यह न केवल मेरी जीत है, बल्कि हम सभी की जीत है। जब हम सब मिलकर एकजुट होते हैं और सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, तो कोई भी अफवाह या झूठ हमें हरा नहीं सकता। हमें बस खुद पर विश्वास रखना चाहिए। सुगंधा के शब्दों ने गांव वालों के दिलों में एक नई उम्मीद और विश्वास पैदा किया। अब कोई भी उसे और उसकी मेहनत को नकार नहीं सकता था। लेकिन अफवाहों का पर्दाफाश होते ही सेठ धर्मदास एक और चाल चलने की सोच रहा था। वह जानता था कि अगर उसने सुगंधा को हराने की कोशिश छोड़ दी तो वह पूरी तरह से हार जाएगा। उसने अपने पुराने नौकरों को फिर से बुलाया और उनसे कहा, हमने सुगंधा को अब तक हराने की कई कोशिशें की, लेकिन अब हमें और भी बड़ा दांव लगाना होगा। क्या सेठ की चालें फिर से कामयाब हो पाएंगी? क्या सुगंधा एक बार फिर से उसकी साजिशों का सामना करेगी? ये सब जानने के लिए अगले भाग का इंतजार करें। गांव में अफवाहों का पर्दा उठने के बाद अब सब शांत थे, लेकिन सेठ धर्मदास के दिल में एक खोट अब भी था। वह जानता था कि अगर उसने सुगंधा को पूरी तरह से हराया नहीं तो उसकी धंधे की दुनिया खत्म हो जाएगी। एक बार फिर से उसने अपनी साजिशों की तैयारी की और पूरी तरह से खुद को मिटाने की राह चुनी। सेठ ने गांव के बाहर एक नया व्यापार शुरू किया। उसने अपने सारे अनाज सस्ते में बेचना शुरू कर दिया ताकि लोग उसकी दुकान की ओर आकर्षित हों। उसकी दुकान में ताजे और सस्ते अनाज का ढेर था। शुरुआत में गांव वाले आश्वस्त थे क्योंकि उन्हें सस्ता अनाज मिल रहा था। धीरे धीरे सेठ का व्यापार बढ़ने लगा और उसकी दुकान गांव का केंद्र बन गई। लेकिन असल खेल तो अब शुरू हुआ था। सेठ ने गांव वालों को यह एहसास करवा दिया कि अनाज उसके पास ही है और बिना उसके वे नहीं रह सकते। धीरे धीरे उसने अनाज की कीमतें बढ़ा दी और गांव वालों को कर्ज देने की योजना बनाई। गांव वालों को पता नहीं चला, लेकिन एक एक करके वे उसके कर्ज में डूबते जा रहे थे। अब वे अपनी मेहनत से उगाई गई फसलें बेचने की बजाय सेठ से उधार लेने लगे थे। सुगंधा को यह सब पता चला। उसे समझ में आ गया कि सेठ ने अब गांव वालों को कर्ज के जाल में फंसा लिया है। सेठ की सस्ती रोटियां अब गांव वालों की उम्मीदों का कारण बन चुकी थी, लेकिन असल में यह एक धोखा था। सुगंधा ने गांव वालों से कहा, अगर हम सब मिलकर सोचें और काम करें तो हमें सेठ की इस चाल का सामना करना होगा। हमें कर्ज के जाल में नहीं फंसना है। सुगंधा ने एक योजना बनाई। उसने गांव वालों को एकजुट किया और अपने खेतों से ताजे अनाज की खेप तैयार की। फिर उसने अनाज को गांव के बीच एक छोटे से बाजार में सस्ते दामों पर बेचना शुरू किया। सुगंधा की योजना सफल रही। गांव वालों ने देखा कि उन्हें अब अपने खेतों की उपज से ही ताजे और सस्ते अनाज मिल रहे थे, बिना सेठ के कर्ज के। धीरे धीरे गांव वालों ने सेठ की दुकान से सामान खरीदना बंद कर दिया। सेठ धर्मदास को जब यह बात पता चली तो उसकी आंखों में गुस्सा और घबराहट थी। उसने सोचा, अगर गांव वालों को यह आदत लग गई तो मेरा धंधा खत्म हो जाएगा। उसने फिर से अपनी चालों को अपनाने की कोशिश की, लेकिन अब सुगंधा की ताकत और गांव वालों की एकता से वह हार चुका था। अंततः सेठ की दुकानें बंद हो गईं और उसे गांव छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। गांव में फिर से खुशहाली लौट आई थी। सुगंधा की मेहनत और बुद्धि ने गांव वालों को एक बार फिर से आत्मनिर्भर बना दिया था। वे अब किसी पर निर्भर नहीं थे। उनके पास अब अपनी मेहनत से उगाई गई फसलें थी और वे खुशहाल थे। सुगंधा को पंचायत से एक विशेष सम्मान मिला, जिसमें उसकी ईमानदारी और बुद्धिमानी की सराहना की गई। गांव वालों ने कहा, सुगंधा, तुमने हमें सिखाया कि कोई भी संकट, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर हम एकजुट होकर काम करें तो उसे हराया जा सकता है। सुगंधा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारी सबकी जीत है, क्योंकि जब हम सच्चाई और मेहनत के साथ काम करते हैं तो कोई भी कठिनाई हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। गांव में अब सब कुछ शांतिपूर्ण था। सुगंधा ने गांव वालों को वह सिखाया था जो कोई किताब नहीं सिखा सकती थी।
सच्चाई, मेहनत और एकता की ताकत। ये कहानी सिर्फ एक गांव की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने संघर्षों से लड़ते हुए अपने सपनों को साकार करता है। और सबसे बड़ी बात, झूठ चाहे जितनी बार उठे, सच्चाई हमेशा विजयी होती है। अब सुगंधा और गांव वालों की जिंदगी में शांति है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई, मेहनत और एकता से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।